आज हम जैसे इंदौर को देखते हैं तो इंदौर मल्टी डायमेंशनल ग्रो कर रहा है। ये जो इंदौर बढ़ रहा है, ये इसका सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? डेवलपमेंट नहीं होगा तो एक हमारी लार्जर पिक्चर क्या जाएगी कि भाई इंदौर एक पिछड़ा शहर है। मैं हमेशा पूछता रहता हूँ लोगों से, बहुत बेसिक प्रश्न है, क्या देश का जीडीपी बढ़ना चाहिए? सब लोग बोलते हैं हाँ बढ़ना चाहिए। 5%, 6%, 7%, 9%, 10%, 12, 15, कितना? किसी को पता नहीं उत्तर है। 2020 में एक ऐसी त्रासदी आई थी जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। अपना आपको सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। पॉल्यूशन ठीक हो गया था, किसका? एयर पॉल्यूशन जो pollution। दिखता है। हम डिसाइड भी कर लें कि यार नहीं हमें करना है, चेंज लाना है या कार्बन एमिशन कम करना है, तो वो कितने सालों की प्रोसेस है वो? सैकड़ों। तो मुझे कहीं कहीं ये लगता है कि चूंकि हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हम आने वाली जनरेशन्स के लिए नहीं सोच रहे हैं, या मैं अपने बच्चे के लिए नहीं सोच रहा। क्योंकि हम लोग रास्ता भटक गए, बिगड़ गए। हम लोग बहुत बिगड़े हुए प्राणी हैं और हम लोग मूर्ख भी हो गए। कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। आपने प्रकृति को छेड़ा है, आपने प्रकृति को परेशान किया है, प्रकृति परेशान करेगी, बराबर का बदला लिया जाएगा। अभी आप जो बात कर रहे हैं ना कि भुगतेंगे, वो अब आ चुका है, क्योंकि पहले इंदौर में इतने मेडिकल हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। मैं हमेशा लोगों को छोटे छोटे सॉल्यूशन है, मैं तो फार्मूला ही जीवन का बता दिया, AMG। न दिखने वाला कचरा एक परिवार का साल भर का 10,000 किलोग्राम होता है। 10,000 किलोग्राम। 10,000 किलोग्राम। तो आपने गाड़ी खरीदी, उसके पहले आपने बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन कर चुके हो। जिसके पास बड़े बेडरूम का घर है वो अच्छा है कि छोटे बेडरूम वाला घर है? छोटे छोटे, बस। तो आपको समझ में आ गई बात। ये आपके इंदौर टॉक से हर इंदौर वासी को समझाना है। आज के इस पॉडकास्ट शो में हम एक ऐसे क्रिटिकल टॉपिक पे कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में तो है लेकिन फ्यूचर में कहीं ज़्यादा है। और वो एक क्रिटिकल जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन एमिशन। क्या वो रीज़न है जिसके कारण एक ड्रास्टिक चेंज हमारे क्लाइमेट में आ रहा है? क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? तो आज की ये कन्वर्सेशन हम करने वाले हैं सोलर मैन ऑफ इंडिया चेतन सर के साथ। सो चेतन सर, वेलकम है आपका इंदौर टॉक के इस पॉडकास्ट स्टूडियो में। थैंक यू। आज के इस कन्वर्सेशन को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बिग थैंक यू कहना चाहूँगा फ्रॉम होल इंदौर और इंदौर टॉक टीम की ओर से, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो आप एक ऐसे इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं जो शायद लोग सोचते ही नहीं होंगे। और इंदौर को मैं पर्टिकुलरली जैसा एनविजन करता हूँ तो इंदौर इज़ अ सिटी ऑफ इनिशिएटिव्स एंड इनोवेशंस। हम प्रॉब्लम पे तो बात करते ही हैं लेकिन उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उन पे भी काम करते हैं। तो सर, एक ब्रीफ में आप जिस इनिशिएटिव के लिए अभी इंदौर में हैं और 100 दिन का वो इनिशिएटिव है, तो एक ब्रीफ में वो इनिशिएटिव क्या है? वेल, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए इंदौर टॉक्स में। और मैं 100 दिन के लिए, जैसे आपने कहा, यहाँ पर मेरा कमिटमेंट है इंदौर शहर के लिए। तो जो इनिशिएटिव है वो है इंदौर क्लाइमेट मिशन। और ये मिशन है, अभी तक इंदौर दिखने वाले कचरे को साफ करने में नंबर 1 है भारत में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। परंतु एक दूसरे कैटेगरी कचरे की, वो न दिखने वाला कचरा, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। दिखने वाला कचरा जो प्लास्टिक का, घर का, किचन का कचरा, वो 150-200 किलोग्राम होता है साल भर का एक परिवार का। न दिखने वाला कचरा एक परिवार का साल भर का 10,000 किलोग्राम होता है। 10,000 किलोग्राम? 10,000 किलोग्राम। और एक बार एक वातावरण में गया तो उसको पकड़ भी नहीं सकते, रिकॉल नहीं कर सकते, तो गया। और उसकी लाइफ 300 साल होती है, एवरेज लाइफ। इसलिए वो कई मायने में बहुत खतरनाक है। और नॉर्मली मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जो दिखता है उस पर ध्यान देते हैं, जो नहीं दिखता उस पर ध्यान नहीं देते ना। शरीर की सुंदरता पे सब ध्यान देते हैं, मन की सुंदरता पे ध्यान नहीं देते, दिखता नहीं है, वो दिखता है। तो न दिखने वाला दुश्मन, न दिखने वाली प्रॉब्लम हमेशा गंभीर होती है, उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए जो इंदौर क्लाइमेट मिशन है वो न दिखने वाले कचरे को साफ करना है। सर, मैं इस पॉडकास्ट के लिए जब रिसर्च कर रहा था, जब मुझे पता पड़ा कि आपके साथ पॉडकास्ट करना है, तो मैं रिसर्च कर रहा था कि आपकी कुछ पुराने वीडियोस देखूं या पॉडकास्ट हैं तो पॉडकास्ट देखूं। और मैंने जो देखा कि आपकी एक लंबी स्टोरी है। अब चूँकि उसमें से एक मैसेज भी मुझे एक डिराइव हुआ कि सिर्फ एनर्जी कंजम्पशन पे नहीं,
एनर्जी को कैसे हम इस्तेमाल करने से ही रोक दें, उस पर सबसे पहले प्राइमरी वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। और आज की इस एपिसोड में मैं आपका इसलिए वो जो एक फुल डिटेल्ड इंट्रो होता है वो मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि बीइंग अ मीडिया टेक कंपनी ऑफ इंदौर, हम क्या ऐसे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे उस चीज़ को हम कम कंज्यूम करें, जिसके कारण कार्बन इमिशन होता है। तो मैंने देखा कि आपके कई सारे अच्छे पॉडकास्ट बने हुए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उसी की एक लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। जो लोग आपको नहीं जानते हैं, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया फेमस है सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से, तो जो आपका डिटेल्ड इंट्रो होगा, और वैसे भी अभी हम टीम के से जब बैक ऑफ दी कैमरा बात कर रहे थे तो मैंने बोला एक कहावत है कि सूरज को दिया दिखाना। अब मैं सोलर मैन के इंट्रो में वो इनका इंट्रो देना मतलब वो एक दिया दिखाने जैसा होगा। तो सर, अब तक का आपका बेस्ट पॉडकास्ट जो रहा उसका अगर मुझे आप बता पाए तो हम वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसमें आपके बारे में एक पूरी लाइव जर्नी है। वेल, एक हरटेक सिंह के साथ एक पॉडकास्ट हुआ था अभी, चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़ में वो आप ज़रूर दिखा सकते हैं। उसमें पूरी जर्नी भी है, और मेन ये जो मेरा मिशन है, 11 साल घर छोड़ के एक IIT का प्रोफेसर हूँ, 2 बेटियाँ हैं, शादीशुदा हूँ, फिर भी 11 साल घर छोड़ दिया, तो क्या कारण हो सकता है? यदि हर व्यक्ति इस कारण को समझ जाएगा तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप भी 11 साल घर छोड़ दोगे। तो वो आप जरूर लिंक में दे सकते हैं, लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कहाँ से सर वो बस एक कारण ही था जो हमने कोशिश की कि ठीक है अब उस ब्रीफ को वापस से ना रिकॉर्ड करते कि देन अगेन उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, कार्बन एमिशन होगा, पोस्ट प्रोडक्शन में जब आएगा तब भी वो, और लास्ट माइल जब वो डेटा सेंटर पे अपलोड होगा या डेटा सर्वर्स पे रहेगा तो वो उतना टाइम एक डेटा सेंटर को चलाने में बहुत सारी एनर्जी लगती है और वो अल्टीमेटली कार्बन इमिशंस कर रही है। तो हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद आवर सेल्फ, तब हम जाके लोगों को ये चीज़ें समझा पाएंगे। बिल्कुल। एक मेरा अभी एक लाइव सेशन हुआ था डीजियाना न्यूज़ में, डॉक्टर प्रतीक ने इंटरव्यू किया था, वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा, चूँकि वो इतने अनुभवी थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से वो अंदर की बात निकाली है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। डेफिनेटली हम दोनों पॉडकास्ट की और एक इंटरव्यू की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। सर, चूँकि अब आप इंदौर में इस मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल कितने दिन हो गए इस मिशन को, और इंदौर में आपने क्या क्या देखा या क्या क्या वो एक्टिविटीज़ की इस मिशन को सपोर्ट करते हुए? सबसे पहले आपके पहले वाले पॉइंट पे आऊँगा। आपने कहा कि जो आपने समझा है रिसर्च करके कि एनर्जी जनरेट करने से अच्छा एनर्जी ना यूज़ करें, और ये हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा हम लोग दुनिया भर में जब सॉल्यूशन की बात करते हैं पर्यावरण के लिए, तो हम हमेशा सोचते पेड़ लगा लें, सोलर पैनल लगा लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें, पर ये सब भी सॉल्यूशन नहीं हो सकते जब तक आप ये बात को रियलाइज़ न करें कि दुनिया में साइंस आगे बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सकती है, इकोनॉमी आगे बढ़ सकते हैं, परंतु धरती का साइज़ नहीं बढ़ सकता। धरती पर मिट्टी नहीं बढ़ सकती, पानी नहीं बढ़ सकता, खनिज नहीं बढ़ सकते। तो चूंकि धरती सीमित है और चूंकि धरती के सारे रिसोर्सेज सीमित है, इसलिए हमारी ज़रूरतें सीमित होना चाहिए। ये इतना बड़ा अनंत सत्य है जिसको हम रोज़ झुटलाते हैं, रोज़ इसको पार करने का प्रयास करते हैं, रोज़ नई टेक्नोलॉजी के लाके ऐसा करते हैं कि आप ठीक हो जाएगा, LED के बजाय CFL की जगह LED कर लिया तो ठीक हो जाएगा, ये कार की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया तो ठीक हो जाएगा, सोलर लगाए तो ठीक हो जाएगा। उत्तरे ठीक नहीं होने वाला, न पेड़ पौधे लगा के ठीक होने वाला है, न सोलर लगा के, न इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्योंकि सत्य तो एक ही बात है, धरती सीमित है, इसलिए ज़रूरतें सीमित होना चाहिए। जब तक इसको पालन नहीं करेंगे तब तक मैं हमेशा कहता हूँ आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर लीजिए, भोलेनाथ भी आपकी मदद तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति के तो नियम है ना, नियम है, जो है वो है, अणु कहाँ से पैदा करेंगे। इसलिए ज़रूरतें जब तक सीमित ना हो, इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी के उपचार से अच्छा है उसका बचाव हो। अब वो सर बचाव के लिए जब हम पर्सनल लेवल पर, तो जब आपने उसको रिलेट करें तो बीमारी, इंसान बीमार नहीं होना चाहता तो वो प्रिवेंशन पे काम कर लेता है। अब अभी ऐसी कोई चीज़ की बात हो रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है लोगों को, जो बोलते हैं ना, उसकी रियरली किसी को वैल्यू ही समझ में आती होगी। और जब इस केस में कोई एक ह्यूमन बींग सर्वाइव कर रहा है या रह रहा है, तो उसके लिए वो पहले तो समझना मुश्किल होता है कि मैं हार्म क्या कर रहा हूँ चीज़ों का। सही बात। तो अब चूंकि आप इतने दिन से इस यात्रा पे, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में इंदौर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने बट ऑब्वियस बीइंग अ प्रोफेसर और डेट टू ऑफ IIT बॉम्बे, आपने भी अपने लेवल पे कुछ इंसाइट्स गैदर किए होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशंस गैदर की होंगी।
आज हम जैसे इंदौर को देखते हैं तो इंदौर मल्टी डायमेंशनल ग्रो कर रहा है, हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है। इट कैन बी रियल एस्टेट, इट कैन बी लाइफस्टाइल, हम बड़े बड़े मॉल देख रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख रहे हैं, लोगों का कम्यूटेशन देख रहे हैं, लोगों का आना जाना देख रहे हैं। तो आपने कुछ ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करें जहाँ पर मेजर ऑफ एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कार्बन एमिशन भी बढ़ रहा है। वेल, जो आपने कहा कि इंदौर मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल। मैं बस में रहता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, तो एक मन में प्रश्न आया, अब इंदौर में ही जब मैं था तभी आया कि ये जो इंदौर बढ़ रहा है, ये इसका सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? वैसे तो सर सौभाग्य ही मानेंगे। वैसे तो हम सबको लगता है हमारा सौभाग्य है, परंतु हर बढ़ते हुए शहर के साथ में जो ग्रो होता है वो है यहाँ का पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम्स, यहाँ पर क्राइम बढ़ेंगे, बिल्कुल, है ना, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, कर ही रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से पूरे इंदौर वासियों को फिर सोचना चाहिए, थोड़ा पॉज करके सोचना चाहिए कि क्या ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य है। क्योंकि मनुष्य, अच्छा, हम अपनी दौड़ भाग में भूल ही जाते हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ, अच्छा बताओ तुम्हारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? लोग बोलते हैं पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, नौकरी है, पैसा है। मैं लोगों को बोलता हूँ नहीं, ये सब नहीं। आपको सच में जानना है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो एक काम करें, 2 मिनट के लिए अपने नाक बंद कर लें, तो आपको जीवन में पता चलेगा सबसे इम्पोर्टेंट ना माँ बाप है, ना बच्चे हैं, ना पैसे हैं। 2 मिनट के बिना आप बिना सांस लिए जी नहीं सकते, है ना? तो जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो गया? सांस लेना, हवा, सांस लेना हो गया। तो क्या सांस जो हवा है इंदौर की सुधर रही कि बिगड़ रही? बिगड़ रही है। तो जो इतनी अनमोल है, जिसके बिना आप 2 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, वही चीज़ आप खराब हो रही है, और उसके मूल कारण है प्रगति। भाई ज़्यादा रोड, ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा कंजम्पशन, ज़्यादा ट्रेवल, ज़्यादा पार्टियाँ, ज़्यादा देर, ज़्यादा बड़ी गाड़ी, ज़्यादा बड़ा, यही तो है। डेफिनेटली। तो यदि इंसान बैठ के सोचें कि अच्छा बताओ ये सच में सौभाग्य की दुर्भाग्य, मेरे ख्याल से उत्तर उसको खुद ही पता चल जाएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। तो हर बढ़ते हुए शहर को ये सोचना चाहिए कि वो आखिर में चाहता क्या है। हम मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ करके कहाँ जाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या हमारे खान नदी की जो इंदौर की हालत हुई है, हम चाहते हैं हमारी हवा की भी वैसी हालत हो जो दिल्ली में हम लोग, जो दिल्ली में हो रही। और विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो आज के 50 साल बाद क्या होगा, तो वो रिसर्च तो नहीं कर सकते, पर हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। आज ये है तो इस दर से बढ़े तो कल क्या होगा, अनुमान लगाते हैं। आप अनुमान लगा लीजिए, वो विजुअलाइजेशन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप अनुमान लगा लीजिए कि मान लो इंदौर बहुत अच्छा ग्रो हो गया, है ना, किसी के आशीर्वाद से या किसी के श्राप से, मैं तो उसको, मेरी दृष्टि तो मैं तो श्राप भी लगेगा, किसी के कारण ग्रो हो गया, और ट्रैफिक जाम में 2-2 घंटे बैठना पड़ रहा है, और प्रदूषित हवा के कारण एयर फिल्टर लगाना पड़ रहा है, और क्राइम के कारण आप मुंबई में जाके देखो दरवाजे ऐसे नहीं होते हमारे जैसे इंदौर में होते हैं। वहाँ पे एक दरवाजा, फिर दूसरा, फिर पड़ोसी कोने, पता भी नहीं चलता। तो क्या वो हम उधर जाना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से ये मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ एक प्रश्न सोचना जरूर, हर इंदौर वासी को तो सोचना चाहिए, भाई मैं क्या चाहता हूँ। नहीं सर, हम लोग उसको सोचते भी हैं, और शायद इसीलिए हम लोग जो एक कंपनी बिल्ड कर रहे हैं इंदौर के लिए, वो मोर ओवर कंस्ट्रक्टिव है। थॉट्स और आइडियाज़ पे काम करने की हम लोग प्रोएक्टिवनेस रखते हैं। जैसे अब आपके साथ पॉडकास्ट करना था, मैंने आपका इंट्रो अभी तक भी रिकॉर्ड नहीं किया, और ना मैं करूँगा। तो ये चेंज लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चेंज हमेशा किसी के लिए भी मुश्किल ही होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम एक ट्रेडिशनल एक माइंडसेट में बंधे हुए लोग हैं, जो बन जाते हैं उसमें, बन जाते हैं हम, थोड़ा निकलना मुश्किल और होता उससे है। जो रूल्स तोड़ना होता है, वो कई बार अगर कोई तोड़ने वाला भी है तो उसको सोसाइटी रोक लेती है। अगर आप जैसे अभी आप बात करें कि डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट नहीं होगा तो एक हमारी लार्जर पिक्चर क्या जाएगी कि भाई इंदौर एक पिछड़ा शहर है, तो हमारे ऊपर कंपल्शन है कि हमें डेवलपमेंट करना ही होगा। अब मैटर वो है कि किस कॉस्ट पे। एग्जैक्टली, डेवलपमेंट किस लिए और किस कॉस्ट पे और कितना फास्ट और कब तक। मैं हमेशा पूछता रहता हूँ लोगों से, बहुत बेसिक प्रश्न है, क्या देश का जीडीपी बढ़ना चाहिए? सब लोग बोलते हैं हाँ बढ़ना चाहिए। मैं पूछता हूँ अच्छा बताओ कितना बढ़ना चाहिए? 5%, 6%, 7%, 9%, 10%, 12, 15, कितना? किसी को पता नहीं है उत्तर, हाँ, पर सबको लगता है बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए? मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए, मोदी जी बताइए देश का जीडीपी कितना बढ़ना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पास इसका उत्तर होगा। अच्छा ठीक है, बढ़ गए,
कितने समय तक बढ़ना चाहिए तो हम सबको उद्धार हो जाए और मोक्ष मिले। अल्टीमेट हम क्या चाहते हैं, जीवन में मोक्ष मिले। कितने समय और बढ़े, 10 साल और बढ़े, 20 साल और बढ़े, 40 साल और बढ़े, 50 साल और बढ़े, ये भी किसी को पता नहीं। तो ये भी पता नहीं कितना बढ़ना है और ये भी पता नहीं कब तक बढ़ना है। तो ये तो वैसे ही काम हो गया जैसे गाड़ी चलाना जिसमें ब्रेक नहीं हो। सर ये आप जो बात बोल रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कैसा है, हम फ्यूचर में जीते हैं या हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं। हम अपने पास को तो याद रखते हैं, लेकिन कई बार फ्यूचर सिर्फ कमर्शियल रीज़न से सोच पाते हैं कि यार मेरे पास ये गाड़ी होगी, मेरे पास ये घर होगा, मेरे पास ये बंगला होगा। और नेचर के बारे में अगर हम सोचें कि नेचर का फ्यूचर क्या होगा तो हम ये शायद सोच ही नहीं पाएंगे। तो मुझे कहीं कहीं ये लगता है कि चूंकि हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हम आने वाली जनरेशन्स के लिए नहीं सोच रहे हैं, या मैं अपने बच्चे के लिए नहीं सोच रहा, मैं मेरे बच्चे के लिए वो बोलते हैं ना वो मटीरियल चीज़ें तो सब सोच रहा हूँ, उसको एक अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा घर मिले, अच्छी गाड़ी मिले, लेकिन अच्छा नेचर मिले या एनवायरनमेंट मिले, ये क्यों हम नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि हम लोग रास्ता भटक गए हैं, बिगड़ गए हैं। ओके। हम लोग बहुत बिगड़े हुए प्राणी हैं और हम लोग मूर्ख भी हो गए हैं। मतलब मैं इसमें कहने में बिल्कुल कतराता नहीं हूँ कि आज के आधुनिक जीवन का सबसे मूर्ख प्राणी इंसान है। क्यों मूर्खता है पता है? हमको जीवन में मोबाइल न मिले तो जी सकते हैं, कंप्यूटर न मिले तो जी सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो ना हो तो जी सकते हैं, पर बिना श्वास के नहीं जी सकते, और बिना पानी के नहीं जी सकते, और बिना खाना खाए जी नहीं सकते। मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते वो तो प्रगति पर है, और जिसके बिना जी सकते वो प्रगति पर है, और जिसके बिना जी नहीं सकते हवा पानी मिट्टी वो दुर्गति पर है। अब ये बताओ, ये आधुनिकता कहेंगे कि मूर्खता कहेंगे? ये हर व्यक्ति जो मुझे और आपको सुन रहा हो वो खुद से प्रश्न करे भाई। आप और हम जवाब ही नहीं देते, मैं जवाब क्या कहेंगे ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे समाज को जो उसी पानी को खराब करती है जो उसे खुद ही पीना है, हाँ, और उसी हवा को खराब करती है उसको खुद सांस लेना है, उसी मिट्टी को खराब करते हैं जिसमें से खुद खाना उगा के खाना है। क्या ये आधुनिकता है या मूर्खता है? तो हम क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम मूर्ख हो गए हैं। सीधी सी बात है, मूर्ख हो गए। भाई जीवन में कुछ लेके नहीं जाएंगे, सबको पता है, सबको पता है ना, कुछ लेके नहीं जाएंगे। और जीवन का उद्देश्य अच्छा कमाते क्यों हैं? तो अच्छा जीवन मिले। आइसक्रीम क्यों खाते हैं? अच्छा लगे। सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं? अच्छा लगे। तो जीवन का मेन उद्देश्य इकट्ठा करना नहीं है सामान और मटेरियल गाड़ी। जीवन का मेन उद्देश्य खुश होना, प्रेम पाना, प्रेम देना और शांति से रहना और संतुष्टि आना। संतुष्टि, यही तो उद्देश्य है ना। इसके अलावा कोई उद्देश्य हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो यही तो उद्देश्य है। इतने पढ़े लिखे इंसानों जो 12वीं पास करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, भगवान जाने कि उसको इतनी समझ नहीं आ रही कि भाई मैं जीवन में मैं सारे कर्मों का, गीता में लिखा है ना, सारे कर्मों का उद्देश्य एक ही होता है, खुश होना, खुशी पाना। यदि मेरा जीडीपी बढ़ने के साथ में, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ में मेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बढ़ रही, मेरे चेहरे की चमक नहीं बढ़ रही, बल्कि मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, मेरा डिप्रेशन बढ़ रहा है, मेरी हिंसा बढ़ रही, तो मैं क्यों इतनी मूर्खता कर रहा हूँ? और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी वैज्ञानिक या कोई स्पिरिचुअल लीडर की जरूरत नहीं, वो आदमी खुद ही समझ जाएगा। पर वो 1 मिनट रुके तो सही। पर सर आप जिस मूर्खता की बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो फिर सोसाइटी तो उसको यही मानती है कि यार ये ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, इसके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकता जीवन में। तो ये तो सोसाइटी की मूर्खता है ना भाई। तो हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम बताते हैं, हमें गुरुदेव बताते हैं कि देखो, एक इंसान को एक फार्मूला सीख जाना चाहिए कि दूसरे के ओपिनियन का फुटबॉल नहीं बनना चाहिए। किसी ने बोला कि तू ग्रो नहीं हो रहा तो ग्रो करने लग गए, किसी ने बोला तू तो कम स्मार्ट दिख रहा है तो कोट खरीद लिया, किसी ने बोला इतनी पड़ोसी गाड़ी इतनी बड़ी और तेरी छोटी तो बड़ी गाड़ी खरीदने में लग गए। इसको बोलते हैं हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल हम दूसरों के हाथ में देके रखते हैं। तो ये इसमें कौन सी होशियारी है भाई? हाँ, तो किसी ने बोला, एक कहानी आपने पता सुनी होगी, एक आदमी गधा था उसके पास में और उसको एक दूसरे गांव जाना था। हाँ। तो आदमी और उसकी शायद पत्नी और वो एक सामान लेके जा रहा था, है ना? सुनिए, तो उसमें यही होता है ना कि एक दूसरे राहगीर बोलते हैं कि कैसा बेवकूफ़ आदमी, गधा होते हैं सामान खुद उठा के तो वो सामान गधे पे रख देता है। फिर बोलता है देखो ये तो इस गधा पत्नी को साथ पैदल चला रहा है तो पत्नी को बिठा देता है। फिर दूसरे बोलते हैं कैसा गधा आदमी, ये तो गधे पे इतना जुर्म कर रहा है, फिर उतार लेता है। तो कहने का मतलब है कि दूसरे क्या बोलते हैं पर मुझे क्या लगता है ऐसा, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मैं कोई बोलेगा कुएं में कूद जाए तो हम थोड़ी वो नहीं करेंगे। इसका मतलब है ये जो दूसरों के कारण मैं ऐसा करता हूँ, ये
अपनी अंदर छुपी जो इच्छा होती है उसको उसको फायर हम करना है। फायर कर रहे हैं। आदमी यदि खुद शांति से बैठ के सोचे, उसको खुद समझ में आ जाएगा कि जीवन का सच क्या है। धरती बढ़ नहीं रही, इसमें कोई बहुत वैज्ञानिक की जरूरत नहीं, भाई धरती तो फिक्स है, तो संसाधन फिक्स है, तो ज़रूरतें फिक्स होना चाहिए। इसमें कौन सा विज्ञान चाहिए और कौन सा नियम कानून चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं सर नियम बनाना चाहिए, इंदौर क्लाइमेट मिशन में 20% बिजली बचाने का लक्ष्य है, तो नियम बनाना चाहिए। क्यों भाई, तुम्हें अच्छा जीवन जीना है उसके लिए भी नियम बनाए। नियम तो सर ट्रैफिक रूल के भी बने, फॉलो कौन कर रहा है? पर तुम्हें अच्छा पानी पीना उसके भी नियम बनाए, तुम्हें श्वास लेना अच्छा इसके भी नियम बनाए। तो ऐसा तो फिर हम वो जानवर को बांध के रखते हैं, तो हम क्यों ना तुम्हें बांध के रखें घर के अंदर, काहे को नियम बनाए ऐसे। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, हम बुद्धू होते जा रहे हैं। ये भूल ही जा रहे हैं कि हम जीवन में आए किस लिए हैं और जाने के पहले क्या करना है, और असली उद्देश्य खुश होना है, वो करते नहीं, कुछ और ही करते रहते हैं। अच्छा सर, आप एक संतुष्टि वाली जो बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जीवन को जीने के लिए चाहिए क्या, और रिसेंटली अभी 2020 की ही बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अब लोगों को एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस चीज़ से हम लोगों ने तो बहुत कुछ सीखा। 2020 में एक ऐसी त्रासदी आई थी जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। जीवन तो उस टाइम भी जिया जा रहा था और तो बढ़िया अच्छा जिया जा रहा और था, इतने कम संसाधन में, और इतने कम संसाधन में, और घर के अंदर रह के जिया जा रहा था। तो ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब कोरोना वापस चला गया तो हम वापस उसी भेड़ चाल में लग गए, क्योंकि काम तो उस टाइम भी हो रहा था। ये मनुष्य के जो डिज़ाइन किए ना भगवान ने, इसको ये शॉर्ट टर्म प्लेजर, ओके, छोटा सा जो सुख मिलता है और फिर वो बड़ा दुख पाते हैं। दो ही चॉइस है इंसान की, छोटा छोटा सुख निकाल ले, है ना, जैसे डायबिटीज़ है पर फिर भी आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो आइसक्रीम खाएंगे तो अच्छा लगेगा, पर कितने समय के लिए अच्छा लगेगा, थोड़े समय, पर उसका दुख लंबा होगा क्योंकि डायबिटीज़ है। तो ये हम छोटे छोटे सुखों में जो फंस जाते हैं, उसके कारण फिर ऐसा होता है, क्योंकि हमें बड़ा पिक्चर क्लियर नहीं होता है कि हम आए हैं क्यों। और मतलब एक बिजनेस में आपने देखा होगा ना, हम लोग हमेशा एंड गेम की बात करते हैं। भाई बिजनेस एंड गेम क्या है, तो लाइफ का एंड गेम क्या है पता है क्या? यहाँ पे जाने के पहले क्या करना चाहते हो पता है क्या? नहीं पता है तो तुम तो किसी जानवर से कम नहीं हो भाई। जानवर भी तो ये काम करता, गाय को छोड़ दो तो किसी भी दिशा में जाएगी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। पर मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही चले तो क्यों ना वो जानवर से कंपेयर किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये हम शॉर्ट टर्म गेन में जो पड़ जाते हैं, लॉन्ग टर्म को छोड़ देते हैं, उसके कारण ऐसा होता है। और ये सोसाइटी ऐसी बन गई है, हाँ, कि वो उसी को फ्यूल करती रहती, उसी को वो बढ़ावा देती रहती। इसलिए मैंने फिर से कहा कि ये इंदौर प्रगति कर रहा है। कई लोगों को लगता होगा कि उसका सौभाग्य है, पर मुझे ऐसा लगता है ये इसका दुर्भाग्य है कि ये लोग वही भुगतेंगे जो मुंबई के लोग भुगतते हैं, बेंगल में वाटर जो बेंगलोर में भुगतते हैं, दिल्ली में एयर पोल्यूशन, जो दिल्ली में भुगतते हैं। तो मुझे तो इंदौर के लोगों पे दया आती है ये सब देख के कि ये क्या हो रहा है। सर, अभी जो कोरोना वाली हम लोगों ने बात करी, और जिस पर्टिकुलरली अभी हम टॉपिक पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मोर ओवर थोड़ा सा माइंडसेट क्या रिलेटेबल लगता है मुझे। लेकिन अगर हम क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उसको देखें, क्योंकि आपने वो तीनों एरा देख लिए, जब कोरोना नहीं आया था उसके पहले क्लाइमेट क्या था, जब कोरोना रहा 2 साल, जितने भी साल रहा, तब क्लाइमेट क्या हुआ था, और देन अगेन जब कोरोना चला गया तो अब वापस क्लाइमेट क्या क्या हो रहा है। तो कितना डिफरेंस आपने वो तीनों एरा में देखा? नहीं, सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं वो क्लाइमेट नहीं है, वो एयर पॉल्यूशन की बात करें। अच्छा, थैंक यू फॉर आस्किंग ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे मतलब 99% लोग, हमको लगता है कि हवा शुद्ध, जैसे कोरोना के समय पॉल्यूशन ठीक हो गया था, किसका? एयर पॉल्यूशन जो दिखता है, पर ये क्लाइमेट चेंज दिखने वाली प्रॉब्लम नहीं है, उससे इम्पैक्ट नहीं आया, क्लाइमेट चेंज उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ दिखने वाला पॉल्यूशन ठीक हुआ, पर कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस और स्मेललेस गैस है ना, इसका कलर एंड स्मेल है। तो ये तो हवा में गई तो 300 साल रहेगी, और 300 साल गर्मी पैदा करने का काम करेगी। तो जो कोविड के समय पर्यावरण ठीक हो गया था, मतलब हवा का प्रदूषण ठीक हुआ था, क्लाइमेट चेंज ठीक नहीं हुआ था, ये बहुत गंभीर समस्या है। तो सर, कार्बन इमिशन तो उस टाइम कम हुआ होगा ना, सारी गाड़ियाँ अपनी अपने घरों पर खड़ी थी, इतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था। तो जो दुनिया के आंकड़े आए हैं, कम जरूर हुआ था, हाँ, पर बहुत मार्जिनली कम हुआ था। आप दुनिया के कार्बन उत्सर्जन देखोगे, ऐसा जा रहा था, कोविड आया थोड़ा कम हुआ, और फिर वापस उसने जो गति पकड़ी तो पुरानी वाली गति पकड़ ली। तो मेरे ख्याल से जो समाज के दिशा निर्देशक होते हैं,
5-6 लोग हैं जो समाज को दिशा देते हैं। एक तो पेरेंट खुद देता है, वो क्या चाहता है कि उसके बच्चे करें। एक प्रोफेसर देता है, बच्चों को क्या पढ़ाता है। एक पॉलिटिशियन देता है, एक पॉलिसी मेकर्स देता है ना, और एक प्रोफेशनल होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में, और एक प्रेस। ये 6 P बोलता हूँ मैं, पेरेंट्स, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, पॉलिसी मेकर, प्रोफेसर्स एंड प्रेस। मेरे ख्याल से ये 6 के 6 बहुत कंफ्यूज हैं। इनमें किसी को क्लाइमेट चेंज की गंभीरता का होश ही नहीं है, और ये बहुत शेलो लेवल पे करते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज के नाम पे लोग क्या करते हैं, इंदौर में देख रहा हूँ पिछले 50-60 साल से, 50-60 दिनों से इंदौर में अधिकतर पर्यावरण के नाम पे लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाना, प्लास्टिक बचाना। अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर पेड़ लगाने से पर्यावरण नहीं सुधरने वाला, ये पहले समझ लेना चाहिए। और हर जगह, मतलब मैं देखता हूँ हर जगह पर्यावरण मतलब पेड़ लगा लो। आज के 50 साल पहले हम ये पेड़ लगाने वाला कार्यक्रम चालू करते तो शायद पर्यावरण को उसका ठीक कर इम्पैक्ट सकते। होता। परंतु आज जो हमारे कार्बन के उत्सर्जन की जो दर है और पेड़ के जो अवशोषण की दर है वो बहुत छोटी है। बेचारा पेड़ हमारे कारण थोड़ी, पेड़ भाई इंदौर प्रगति पे कहे कि पेड़ की गति प्रगति पर है, नहीं, वो तो आराम से जो उसकी गति थी 25 साल वैसे बढ़ेगा। तो आज की तारीख में पेड़ लगाना, प्लास्टिक बचाना और साफ सफाई करना, ये इससे पर्यावरण ठीक नहीं होने वाला है। मैं उन सभी पर्यावरण प्रेमियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करते, कम से कम दूसरों के अलावा सोचते तो हैं, परंतु असली जड़ ये नहीं है सॉल्यूशन। क्या जड़ है, मैं लोगों को समझाता हूँ। देखो, कैंसर का इलाज पैरासीटामॉल लेके नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक तो क्लियर बात है। Clear कैसे करते हैं कैंसर का इलाज? कैंसर की कीमो जड़ को होती हटा है, के, कीमोथेरेपी, उसमें क्या रूट्स करते हटाते हैं हैं, उसकी। उसके रूट्स, कैंसरस सेल्स को मारना पड़ता है। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से कैंसर का इलाज पैरासीटामॉल लेके नहीं किया जा सकता है, पर्यावरण का सॉल्यूशन पेड़ पौधे लगाना नहीं हो सकता। बोल्ड लेटर में तो क्या हो सकता है, रूट कॉज, जो मूल कारण है उसको हटाओ, कंजम्पशन, और मूल कारण है कंजम्पशन, जिससे कार्बन एमिशन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो मूल कारण तो कंजम्पशन है। आप पेड़ लगा के, ये मन को बहलाने वाले काम है। मतलब सर मैं अभी थोड़ा सा जो आपने बताया ना कि मेरे लिए अभी भी अनएक्सेप्टेबल है कि आप बता रहे 2 साल में कोई चेंज ही नहीं आया कार्बन इमिशन और क्लाइमेट चेंज में। तो अगर आज हम डिसाइड भी कर लें कि यार नहीं हमें करना है, चेंज लाना है या कार्बन एमिशन कम करना है, तो वो कितने सालों की प्रोसेस है? वो सैकड़ों, मतलब हमारी क्योंकि हमको बिगड़ने में भी सैकड़ों साल लगे ना। देखो, इंसानों के हाथ में एनर्जी कब से, अच्छा 1850 में हमको क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण चालू हुआ। हाँ, तो 1850 के पहले जीवन कैसा चलता था? 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा सारा जीवन या तो पानी से चलता था, पवन से या लकड़ी चलाते थे, वो बायोमास, वो भी रिन्यूएबल हो गई, या तो धूप से। 100% उसमें तो कोई नहीं था। पर फिर मनुष्य के हाथ में कोयला आया, है ना। 1850 में तो हमने स्टीम इंजन बना के प्रगति की। फिर 1900 आते आते क्रूड ऑयल आया, कच्चा तेल, तो हमने और लिक्विड, फिर गाड़ियाँ बनाई। फिर 1950 आते आते गैस आई, नेचुरल गैस, तो और हमने ये सब चालू किया। 1850 के बाद 1950 तक कार्बन जो एनर्जी की दर ऐसे बढ़ रही थी, फिर वो ऐसे हो गई, ओके, एक्सपोनेंशियल हो गई। तो अच्छा, ये सब कार्बन से मिलके बने। कोयला मतलब कार्बन, पेट्रोल मतलब कार्बन, डीजल मतलब कार्बन, एलपीजी मतलब कार्बन, मतलब एनीथिंग विच इमिट्स वो कार्बन ही होता है। वो कार्बन है। ओके, तो ऐसे कार्बन एमिशन बढ़ा, तो कार्बन एमिशन भी ऐसे बढ़ा, तो ये जो गर्मी के पकड़ने की दर भी वैसे बढ़ी। तो ये कितने सालों में हुआ? 1850, अभी हम टाइम लगा। 1950, 100 साल, अभी 125 साल, 150 साल हो गए, तब जाके यहाँ तक पहुँचे। तो आपको क्या लगता है, क्या क्लीनिंग 1 महीने में हो जाएगी, 1 साल में हो जाएगी, 10 साल में? नहीं, मतलब वो तो कोविड में अगर 2 साल में भी नहीं हुई तो फिर तो ये तो सैकड़ों साल की प्रक्रिया है। पर अभी नहीं सुधरे, मतलब अभी हम एक्चुअली और बिगाड़ते जा रहे हैं चीज़ों को, और बिगाड़ते जा रहे हैं। और इसीलिए वो जो प्रगति है, प्रगति कहाँ से होती है भाई? प्रगति करोगे मतलब क्या करोगे? ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करोगे, ज़्यादा सामान खरीदोगे, ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ automobiles बिकेंगी। है, ये ज़्यादा कहाँ से होता है? ज़्यादा गाड़ी बिकने के मतलब आपने ज़मीन को खोदा। भाई गाड़ी बनाने के लिए मुझे लोहे का चेसिस चाहिए, तो लोहा खोदा, फिर मुझे कॉपर चाहिए, कॉपर खोदा, फिर मुझे रबर चाहिए, फिर मुझे इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, तो ज़मीन को ही तो खोदोगे ना। अच्छा, खोदोगे तो डीजल पेट्रोल का उपयोग करोगे, अच्छा फिर उसको प्यूरिफाई करोगे, फिर उसमें केमिकल लगाओगे। तो आपने गाड़ी खरीदी
उसके पहले आपने बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन कर चुके हो, कर चुके तो हैं। गाड़ी खरीदने वाला उस कार्बन उत्सर्जन का जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। तो प्रगति कैसे करोगे? पर्यावरण को बिगाड़ के। मैं एक बहुत सरल इक्वेशन बताता हूँ। सबको लोगों को पूछता हूँ प्रगति चाहिए, तो बोलते हैं हाँ चाहिए। तो प्रगति मतलब क्या? ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा कंजम्पशन। हाँ, तो ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होगा? ज़्यादा एनर्जी लगाने से। ज़्यादा एनर्जी लगी। और विश्व में आज 85% एनर्जी कोल, ऑयल, गैस से आती है, तो आप ज़्यादा कार्बन इमिशन करोगे। और ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा तो ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या होगी? ग्रोथ बराबर क्लाइमेट चेंज। ओके, यही इक्वेशन हुई। ज़्यादा ग्रो करोगे तो ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा। तो मैं लोगों से पूछता हूँ, बताओ क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए कि क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन चाहिए? ग्रोथ ही बोलेंगे। बिल्कुल। इतना इक्वेशन क्लियर करने के बाद भी चूंकि वो अपने माया जाल में, हमारे शास्त्रों में इसको यही तो बोलते हैं माया जाल। आपको दिख रहा है कि गड़बड़, आपको दिख रहा है नदी खराब हो रही है, आपको दिख रहा है पर्यावरण खराब, आपको दिख रहा है दिल्ली प्रदूषण दिख के रही कारण है। मारे जा रहे हैं, फिर भी क्या चाहिए? तो ग्रोथ। या जो थोड़े समझदार होते हैं बोलते हैं सर दोनों चाहिए, ग्रोथ भी हो जाए और क्लाइमेट चेंज सॉल्व भी जाए। मैंने कहा ऐसा कुछ होता नहीं दुनिया में, ऐसा हो जाए तो मोक्ष ही मिल जाए। दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, सोलर भी उसमें इंक्लूडेड है, दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। ओके, एक ही चीज़ है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता, पौधे ग्रो करना बस, है ना। ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम पे आजकल कितना करते हैं, एक ही चीज़ ग्रीन होती है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ही होते और कोई चीज़ ग्रीन नहीं होती, ना सोलर ग्रीन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रीन है, ना ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन है। और ग्रीन के नाम पे भगवान जाने वो जो ग्रीन वॉशिंग करते हैं, कुछ ग्रीन नहीं हैं, होता। क्योंकि वही एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन को। क्योंकि सत्य तो एक ही है, एक ही है। चूंकि धरती सीमित है और धरती के सारे संसाधन सीमित है, इसलिए हमारी ज़रूरतें सीमित होना चाहिए। यदि ये सत्य का पालन नहीं किया तो आप चांद पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, सोलर एडवांस कर लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लो, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। गारंटी है दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों से लिख लेना, कोई बचाने वाला नहीं। कितनी भी ताकत आप में हो, कितना बड़ा इंश्योरेंस लेके रखा हो। अमेरिका में आप देखा ना, लॉस एंजलिस, इतना पावरफुल कंट्री, इतना रिच स्टेट, इतने रईस लोग कुछ नहीं कर सके। कुछ नहीं कर सके। जब दिल्ली का तापमान 50 डिग्री बढ़ता है, वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, कोई कुछ कर सकता है? प्रधानमंत्री कोई नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते। कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। आपने प्रकृति को छेड़ा है, आपने प्रकृति को परेशान किया है, प्रकृति परेशान करेगी, बराबर का बदला लिया जाएगा। अच्छा सर, ये बैक टू हम कॉन्टेक्स्ट इंदौर के पे ही आते हैं। हाँ। क्योंकि हम हमेशा इंदौर की बात करते हैं और इंदौर को कैसा एक आइडल सिटी भी देखा जाता है। अब स्वच्छता में तो पिछले 7 साल से हम आइडल बने हैं और पूरे ग्लोब में हम रिकग्निशन पाए हुए हैं उस चीज़ के लिए। तो क्या कोई ऐसी आइडल सिटी अभी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर ये सब चीज़ों के लिए काम हो रहा है और हम उसको अपना एज अ रोल मॉडल मान लें कि यार वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करें, जहाँ सिंपल लिविंग हो रही है, बेसिक पे वापस लोग आ चुके हैं? देखो मैं बड़ा खुश हूँ, मैं खुद इंदौर में रहा हूँ और इंदौर में बहुत पॉजिटिविटी दिखती है मुझे। यहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। हर व्यक्ति कुछ करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, ग्रेट, वंडरफुल। पर मैं एक बाहर के आदमी की तरह देखूँ यदि इंदौर को, तो इंदौर ने क्या सीखा है? नंबर 1 क्यों है भारत में? क्योंकि कचरे को इकट्ठा करना और कचरे को प्रोसेस करना सीखा है। कचरे को कम करना नहीं सीखा। कम करना तो अभी नहीं सीखा है। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, दिस इज़ गुड बट नॉट ग्रेट, है ना। ये महानता नहीं है। मैं एक बार दुबई में था एंड दुबई में मुझे किसी ने वहाँ के जो म्यूनसिपलिटी के एक ऑफिसर से मिलाया एंड उन्होंने मुझे 10 मिनट तक बताया, देखो हम दुबई में ऐसा करते हैं, ऐसा वेट प्रोसेसिंग होता है, ऐसा ड्राई प्रोसेसिंग होता है, इसको ऐसा करते हैं, उसको वैसा करते हैं। सुनता रहा मैं 10 मिनट। फिर मैंने 10 मिनट बाद एक प्रश्न कहा, अच्छा ये बताओ इतना कचरा पैदा ही क्यों करते हो? मतलब आ क्यों रहा है ये? एंड उसके पास कोई उत्तर नहीं था। सेम इंदौर में, भाई आपने कचरा उठा के प्रोसेस करना सीख लिया, वंडरफुल। कचरा कम करना सीखा है? नहीं। क्या ठेले वाले ने प्लास्टिक देना बंद किया है? क्या दुकान वाले ने प्लास्टिक देना बंद किया? नहीं किया, क्योंकि लोगों ने अभी भी वो कैरी बैग ले जाना शुरू नहीं किया। तो कहने का मतलब इतना, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर, वो उसने इतनी प्रगति की है, वो भी इतने से कचरे को साफ किया। मैंने बताया ना, दिखने वाला कचरा तो 150 किलोग्राम और न दिखने वाला 10,000 किलोग्राम। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ इंदौर वासियों से कि हम इतनी बड़ी समस्या को छोड़ के इतनी पे ध्यान देते हैं, उसमें भी सिर्फ इकट्ठा करके प्रोसेस करने का काम, उसमें भी हमने कचरा कम करना तो सीखा ही नहीं है। तो दिल्ली बहुत दूर है,
इसलिए बहुत मैंने कुछ पूछा समझना कोई बाकी। ऐसी एक सिटी जो अभी इस चीज़ पे काम कर रही है इंटेंसली, वो बाहर भी हो सकती है। वेल दुनिया इंडिया में तो मुश्किल है अभी बहुत ऐसी कोई सारे सिटी। शहर हैं जो इस पे काम करते हैं, प्रोसेसिंग पे काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं, पर दुनिया में एक भी ऐसा शहर नहीं मुझे दिखा जो इस पे काम करता हो कि ज़रूरतों को कम किया जाए, कैसे किया और कार्बन एमिशन कम किया। एक भी ऐसा शहर नहीं। इसलिए जब महापौर जी भार्गव जी के साथ मिलकर हमने जब मिशन बनाया इंदौर क्लाइमेट मिशन, तो उसका हमने टैगलाइन रखा है, आओ अब बनाए इंदौर को विश्व में नंबर 1। विश्व में नंबर 1। क्यों? क्योंकि विश्व में कोई ऐसा शहर ही नहीं जो कम करके कार्बन एमिशन को ठीक करे, पर्यावरण। बाय द वे मैं बता दूं दर्शकों को कि इंदौर क्लाइमेट मिशन भला क्या है। इसमें हमने डिसाइड किया है कि न दिखने वाले कचरे को 20% कम करना है। दैट इज कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन कैसे कम करेंगे? बिजली की जरूरत को कम करके। ओके। क्यों? क्योंकि बिजली भारत में 73-74% कोयले से बनती है। यदि हमने बिजली बचा ली मतलब कार्बन उत्सर्जन बचा लिया। और किसको 20% बचाना है? हर व्यक्ति को, हर घर को, हर दुकान को, हर स्कूल को, हर कॉलेज को। तो इंदौर शहर यदि 20% बिजली कम करे, और ये 100 दिन का मिशन है, दिसंबर में चालू हुआ था, मार्च में ख़त्म होगा 10 मार्च को, तो ये फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, जब हम सब मिल के फरवरी के महीने में यदि हम दिखा सकें न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को कि कैसे इंदौर वासी मिल के अपने दुरुपयोग को कम करके, अपनी ज़रूरतों को कम करके बिजली का बिल कम किया और कार्बन उत्सर्जन कम किया। और क्यों ये रास्ता ज़्यादा सही है दूसरे शहरों की तुलना में? क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सर इस पे एक मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जिस हिसाब से हमारे शहर में डेवलपमेंट हो रहा है और जिस हिसाब से एक रियल स्टेट का मार्केट ग्रो कर रहा है, अभी मैं कल ही एक गृह प्रवेश में गया था जहाँ पर मैंने घर देखे, तो मैंने उस घर में पाया कि भाई 10 बल्ब में भी ये घर जगमगाएगा, लेकिन वहाँ 100 लगे। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम बिजली का बिल कम कैसे करेंगे? और फिर उसके लिए उन्होंने ऊपर सोलर लगा लिया। तो बात वही है कि हम सोलर से जनरेट करेंगे लेकिन जलाएंगे 100 बल्ब। तो क्या इससे कम होगा, इससे फर्क आएगा? हिंदी में कहावत है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना। तो मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, इससे ये उदाहरण क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं गुजरात गया था, तो गुजरात में बहुत सारा सोलर लगा, लोग मुझे सोलर मैन के नाम से जानते, तो मुझे बहुत खुश होते हैं लोग ये बता के कि सर हमने इतना सोलर लगा लिया, इतना कर लिया। तो मैं गया और मैं भी खुश हुआ कि यार हर तीसरे चौथे घर में सोलर लगा है छत पे, तो बहुत डेवलपिंग स्टेट हुआ। एक 15-20 दिन के बाद, मैं हमेशा लेक्चर देता हूँ स्कूल कॉलेज में, एक कॉलेज में लेक्चर था, एक प्रोफेसर आए मेरे पास और बोले सर थैंक यू सो मच, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर मेरी बहन का फ़ोन आया था, बोल रही थी कि भैया मैंने घर पे 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लिया है। और बोल रही थी पहले एक कमरे में एसी था, अब तीनों कमरों में एसी लगा लिया। तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो घर में सोलर लगा के चारों कमरों में एसी लगा लेना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि सोलर भी भगवान के यहाँ से नहीं आए ना। वही मैंने कहा, सोलर भी तो जमीन से खोदना पड़ेगा। इसलिए सोलर, लोग मुझे सोलर मैन के नाम से जानते हैं, पर मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ सोलर एनर्जी उपयोग करने का पहला नियम है सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो, अवॉइड करो। मेरे घर पे फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, फ्रीडम आ जाएगी आपके पास एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करने की। तो ये जो दुर्भाग्य है पूरे देश का और विश्व का, कहूँगा कि हमने CFL की तुलना में LED आ गए, बहुत बढ़िया, परंतु LED की संख्या बढ़ गई। तो मतलब क्या हुआ? आपने सोलर लगा लिया परंतु ज़रूरतों को कम नहीं किया, क्योंकि धरती सीमित तो फिर मतलब क्या हुआ? तो ये जो बिगड़ेल व्यक्तित्व है आधुनिक मनुष्य का, ये जो बिगड़ापन है उसकी निशानी है। वो थोड़े थोड़े काम करके खुश होना चाहता है। क्या पेड़ लगा लिया तो खुश हो गया, सोलर लगा लिया तो खुश हो गया? नहीं, जब तक आपने ज़रूरतें सीमित नहीं की तब तक दुनिया का कोई सॉल्यूशन एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। अभी सर आपने एक AC वाली बात की कि 3 कमरे में AC लगा लिया। लास्ट ईयर की मैं एक रिकॉल हुई अभी एकदम से इंसिडेंट्स, क्योंकि हम लोग मीडिया फील्ड से हैं और बहुत से एडवर्टीजमेंट देखते हैं या बहुत सी चीज़ों पे काम करते हैं। तो लास्ट ईयर एक इंदौर की एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्स दिखती है, तो उन्होंने ऐड पब्लिश किया था कि इस गर्मी के सीज़न में हमने 100 AC बेचे। तो आप जो बोल रहे थे ना मैं खुश हूँ कि परेशान हूँ, खुश हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा 100 AC बेचे अगर उन्होंने, तो हमें खुश होना चाहिए या अब उससे जो निकलने वाला हीट है या कार्बन एमिशन है उसे निराश होना चाहिए? अच्छा, एक बात और जो मुझे सुन रहे हैं वो ये समझ लें कि ये जो कार्बन उत्सर्जन हुआ है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा और
इम्बैलेंस बढ़ेगा, तूफान आएगा, सूखा पड़ेगा, आंधी होगी, इसको भुगतेगा कौन? जो घर की आपने बात कही, वो घर में बहुत बढ़िया उन्होंने 100 लाइट लगा लिए, अच्छा खुश हो गए, कंफर्ट पा लिया, एसी लगा लिया, उसका जो दुष्परिणाम है उसको कौन भुगतने वाला है? वही तो सर क्लियर नहीं है, इसीलिए तो लोग करते जा रहे हैं। एग्जैक्टली उसको, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उसी के बच्चे भुगतेंगे, पड़ोसी के भी नहीं। क्योंकि वो बच्चे को जीना है ना इस धरती पर, तो श्वास लेना है ना उस बच्चे को, और जिस तरह से हवा प्रदूषित श्वास भी लेना है, पानी भी पीना है, खाना भी खाना है, और ये जो हम एसी लगा के जो मस्त आराम करते हैं, उसके कारण जो कार्बन एमिशन होता है, उसके कारण जो पर्यावरण बिगड़ता है, उसके कारण जो टेम्परेचर, आने वाले समय में इसका प्रभाव होगा। और पिछले 10 साल का अनुभव देखते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, उलट पुलट बढ़ रही है। आपने अनुभव किया? अनुभव क्या, इंदौर में अनुभव हो रहा है। इसका मतलब है, वैसे नहीं रहे जैसे थे। इसका मतलब है कि आने वाले 10 सालों में ये और ज़्यादा बिगड़ेगा। इसका मतलब उस घर में, जिस घर में इतने लाइट लगे, एसी लगा है, उसका बच्चा जिएगा या उसके नाती पोती जिएंगे, तो भुगतेगा कौन? उसी के बच्चे और उसी के नाती पोती। और ये जो लॉस एंजलिस में हुआ ना, वो उदाहरण है। आप कितने भी रईस क्यों ना हो जाओ, बचोगे तो नहीं। कोविड में देखा भी लोगों ने, कोई बचने वाला नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसा धरती पर ऐसा प्रलय नहीं आएगा क्लाइमेट चेंज होने के कारण, जलवायु परिवर्तन, कि हम सब मारे जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, चिंता मत करो, इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली। कैसे मिलेगी पता है? एक मूवी में जो खतरनाक विलेन होता है, हीरो को कैसे मारता है? तड़पा के। तो प्रकृति हमें कैसे मारेगी? तड़पा था। और किसको मारेगी? जो पीछे बचेंगे। भाई जो 40, 50, 60 साल की उम्र के लोग हैं, आने वाले 20, 30, 40 साल में मर जाएंगे। सर अगर इस चीज़ को प्रेजेंट में भी अगर हम देखा जाए, तो पहले मैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों देखता हूँ और उससे रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 साल से इंदौर को देख रहा हूँ, बढ़ते हुए देख रहा हूँ, और कई सारी चीज़ों में चेंजेस देखें। अभी आप जो बात कर रहे हैं ना कि भुगतेंगे, वो अब आ चुका है। क्योंकि पहले इंदौर में इतने मेडिकल हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, पहले इतनी टाइप की बीमारियां नहीं हुआ करती थी, इतने ट्रीटमेंट्स नहीं हुआ करते। तो ये भी शायद उसी का तो एक इम्पैक्ट है। डेफिनेट। इसलिए बार बार ये सोचना चाहिए इंदौर वासियों को कि ये जो प्रगति है, ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य है। और मेरे ख्याल से 1 मिनट सोच ले, आधा घंटा बैठ के सोच ले इंसान, तो उसको समझ में आ जाएगा कि उत्तर क्या है। और यदि उत्तर दुर्भाग्य है, तो फिर उस दिशा में काम करें कि वो दुर्भाग्य न बने, सौभाग्य बने। बस भगवान ने इंसान को इतनी अच्छी बुद्धि दी, इतना अच्छा सोच दिया, और इंसान है कि अपना ही नुकसान करता है, हवा पानी मिट्टी को ही खराब करता है। तो हमारा चॉइस है ये, हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक मैं किताब लिख रहा हूँ, आज से 2100 तक, मतलब ये सदी के अंत तक होने तक हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जहाँ पर अस्तित्व ही खतरे में है, एक रास्ता है जहाँ पर हम थ्राइव कर सकते हैं, विकास, एक्चुअल में सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और सर्वाइव करने वाला जो अभी जो रास्ते पे चल रहे हैं, वो सर्वाइवल पे ही अस्तित्व है। भाई आज का आप सोचो, 10 साल में मैं लोगों से पूछता हूँ, दिल्ली में इस गर्मी में तापमान 50 डिग्री क्रॉस हुआ, क्या चांस है कि अगले 10 साल में या 20 साल में तापमान 55 डिग्री क्रॉस हो जाए? क्या चांस है? है ना चांस है चांस। मतलब कल्पना तो की जा सकती। तो उस समय आदमी कैसे जी रहा होगा? और एसी चलाएगा? नहीं, एसी तो चलाएगा, पर एक समय ऐसा आएगा कि एसी काम नहीं करेगा। आपने देखा कहाँ, इसी बार का न्यूज़ था, दिल्ली का ही न्यूज़ था, एसी काम नहीं कर रहे, एसी बस्ट होने लगे थे। इंदौर में भी हुआ ये कई जगह। तो एसी बस्ट होने लगे थे। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी। अच्छा, ये सब बढ़ता है तो जो हमारे खेती का साइकिल है, गेहूं का पैदा होने का चक्र है, जब बेमौसम बरसात होगी तो क्या उतना गेहूं पैदा होगा जितना होता था? भाई गेहूं के लिए ठंड चाहिए, बिल्कुल, और ठंड कम पड़ेगी तो उत्पादन कम होगा। अच्छा, तो गेहूं के उत्पादन में कमी आएगी तो अनाज के उत्पादन में कमी आएगी। अच्छा, दूसरी तरफ तो खेती की जगह ही कम होती जा रही है, तो सब प्रोजेक्ट्स और वो डेवलपमेंट। तो आप देख रहे चक्र कैसा चल रहा है। भाई मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन के लिए मुझे हवा पानी मिट्टी चाहिए, मिट्टी में खाना चाहिए, और मेरे खाने का उत्पादन कम होते जाएगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी और विषम परिस्थितियाँ होती जाएगी, ज़मीन खेती करने के लिए कम होती जाएगी। तो क्या ऐसा कल्पना करना गलत नहीं है कि खाने के ही लाले पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे, है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ कि यदि हम आज के 15 या 20 साल बाद ये सोच सकते हैं कि दिल्ली का तापमान 55 डिग्री हो सकता है, इसकी यदि हम कल्पना कर सकते हैं, तो
2100 आते आते आज के 70 साल 75 साल बाद क्या हो सकता है, अब उसकी कल्पना करो। यदि हम ये कल्पना कर पा रहे हैं कि खाने के लाले पड़ सकते हैं, तो आज के 70-80 साल बाद क्या कल्पना होगी, उसकी आप कल्पना करो। तो थोड़ा सा भी हम आगे जाके देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपने वो खेती वाली बात की थी सर, मैंने एक रील देखी थी, एक पीपल बाबा हैं जो पेड़ों को लेके बहुत इंटेंसिव काम कर रहे हैं, ग्रीनरी को लेके। तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि जिसके पास भी खेती की ज़मीन है वो ज़मीन को बेचे ना, उस पर खेती करते रहे, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, वही सबसे दुनिया का अमीर आदमी होगा जो अपनी ज़मीन पे अनाज उगा रहा होगा। सीधी सी बात। तो कुल मिला के जो आर्थिक प्रगति करके हम जो आगे बढ़ रहे हैं, पर हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जैसे आपने कहा ज़्यादा हॉस्पिटल हो गए, एज कम हो गई, हम लोगों एज की कम हो मतलब गई। लाइफ स्पैन कम हो गया। कहाँ 100 साल की पहले बात की जाती थी, जैसे मेरे दादाजी 102 103 में गए हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं इतना लंबा। तो कहने का मतलब कि फिर वही बार बार कि मैं इसको प्रगति कहूँ कि दुर्गति कहूँ, मैं इसको आधुनिकता कहूँ कि मूर्खता कहूँ। और मेरे ख्याल से उत्तर एकदम क्लियर है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है जो हम करते हैं। और इसका भुगतान यदि मुझे नहीं करना पड़े और मेरे बच्चों को करना पड़े तो ये पाप है। पाप किसको कहेंगे? यही तो पाप है भाई। तुमने किया, एसी का आनंद तुमने लिया, मतलब किया आपने, भुगतना हमें। हाँ, एसी के आनंद तुमने किया, और हिमालय पे तुम घूमने गए गर्मी की छुट्टियों में, और तुम्हारे बच्चे उसको भुगतेंगे। तो इससे बड़ा पाप हो सकता है क्या धरती पर? नहीं। इसलिए मैं हर पेरेंट्स को मजाक में कहता हूँ कि आपके बच्चों को मेरे साथ 1 घंटा छोड़ दो, 1 घंटा, और यदि आपको घर से ना निकाल दे तो मेरा नाम चेतन नहीं। जिस दिन बच्चों को ये समझ में आएगा कि मेरे अच्छा पिछले 30-40 सालों में बिगड़ा, जैसे आपने कहा 30 सालों में, मतलब पर्टिकुलरली अगर मैं इंदौर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, हाँ, और दुनिया में, मैं खुद गांव से आया हूँ। आज के 30-40 साल पहले हम किसी भी नदी में जाके बेझिझक पानी पी सकते थे, बेझिझक। बिल्कुल। आज पी सकते हो गंगा में, यमुना में, कृष्णा में, गोदावरी में, कावेरी, कहीं नहीं पी सकते। तो मतलब हमने पानी खराब कर दिया। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ये गारंटी कर सकता है कि वो शुद्ध हवा की सांस लेगा? नहीं कर सकता, मतलब हवा खराब कर दी। कोई पेरेंट अपने को बच्चों को ये गारंटी कर सकता है कि वो बिना केमिकल के खाना खा रहा है? मतलब हमने मिट्टी खराब कर दी। तो यही तो पाप है। जागो, तुमने अपने बच्चों को तड़पने के लिए छोड़ दिया, ऐसा मान लो। और आज, और अच्छा, स्थिति धीरे धीरे, पहले आज के क्या 20 साल पहले धीरे धीरे परिवर्तन, धीरे धीरे हो रही है, अब इंटेंस हो रही है। अब ऐसा होता है हर साल अलग। तो अभी भी जाग जाओ। मतलब पर्टिकुलरली हम इंदौर की बात करें तो सर, पिछले 2 सालों में जितना डेवलपमेंट और रैपिड डेवलपमेंट हमने देखा है, वो शायद पिछले 10 सालों में नहीं देखा था। नहीं हुआ। तो जितना रैपिड डेवलपमेंट उतना रैपिड कार्बन उत्सर्जन, उसका दुष्परिणाम उतना ही ज़्यादा हो रहा है। अभी एक इंदौर में नगर निगम ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, 2047 में इंदौर का विजन क्या, इंदौर कैसा होना चाहिए। और बहुत महापुरुष आए, सज्जन लोग आए। महापुरुष इसलिए मजाक में बोल रहा हूँ क्योंकि सबने अपना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। किसी ने एक भी बात ये ना कहा कि इंदौर शहर की जो खान नदी, उसमें हमारे बच्चे डुबकी लगाएं, है ना? ऐसा था पहले, 30-40 साल लगाते थे। बिल्कुल था। तो ऐसा विजन क्यों नहीं हो सकता इंदौर का कि हमारे बच्चे खान नदी में डुबकी लगाएं, हमारे बच्चे शुद्ध हवा की सांस लें, हमारे बच्चे बिना केमिकल? ऐसा किसी का विजन नहीं, वो विजन डॉक्यूमेंट में नहीं होता है, कहीं नहीं होता। और उसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं, संभव ही नहीं। जो तो आपने बताया कि नाक बंद कर लो, 2 मिनट के बिना। तो भाई, जो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर आपका ध्यान नहीं और कहीं और ध्यान जा रहा है, तो ये काहे का विजन है? ये मेरा गांव वाला अच्छे से सोच लेगा, फिर इतना पढ़ा लिखा और शहर का अच्छे नागरिक होने का, सभ्य नागरिक होने का क्या ही फायदा हो? हाँ, गांव में एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा कंसर्न होता है। तो आप बताओ ना, कौन इंटेलिजेंट होगा? गांव वाला, और हम उसको गांव वाला बोलते हैं, उसको गांव वाला बोलते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आधुनिक मनुष्य आज की धरती का सबसे मूर्ख जानवर है। इससे मूर्ख आज तक पैदा नहीं हुआ। और मैं आपको जो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ उसमें कोई मैं इमोशनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 2 + 2 4 वही तो बात कर रहा हूँ भाई। धरती सीमित तो वही तो बात करूँ। मैं कहाँ बहुत नया कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ कि इसलिए ऐसा हुआ। ये तो बहुत साधारण सी बात है। हम लोगों ने क्या किया है, साइंस को पकड़ लिया, उस सेंस को छोड़ दिया है ना? तो कॉमन साइंस की जरूरत नहीं, कॉमन टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया, टीचिंग्स को छोड़ दिया है। एग्जैक्टली। तो इंदौर क्लाइमेट मिशन, मुझे फिर भी बहुत उम्मीद है, मैं तो पूरे देश में घुमाऊँ, इंदौर शहर से बड़ी उम्मीद है कि ये जो 20% बिजली बचाने का टारगेट है, क्योंकि मैंने देखा है कि अच्छा, इंदौर वासियों की समस्या नहीं है, जो मैंने कहा ना, लीडर होते हैं जो समाज के, उसकी समस्या है। उसी ने विजन ठीक से नहीं दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि इंदौर के खान नदी में हमारे बच्चे डुबकी लगाएं। तो
तो ये दिशा निर्देशक जो लोग हैं उनकी समस्या है। अवेयरनेस की भी सर कमी होती है फिर। अवेयरनेस की भी कमी। तो मुझे जो पर मैंने देखा कि सकारात्मक हर जगह, मतलब आज तक मुझे कोई एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं सर हम इंदौर क्लाइमेट मिशन में भाग नहीं लेंगे। बिल्कुल। किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि नहीं सर हम बिजली का बिल हम क्यों बचाएं, हमारे पास तो पैसे। अच्छी बात है ये कि इंदौर में ये सकारात्मक सोच है। तो इंदौर क्लाइमेट मिशन का जो टारगेट कि 20% बिजली कम करना और पूरे शहर को करना पड़ेगी। मान लो आधे शहर ने किया और आधे ने नहीं किया तो मिशन फेल हो जाएगा। सही बात। अच्छा, कचरे के मामले में निगम ने गाड़ी भेज के कचरा उठा लिया। अब इसमें वो नहीं, इसमें तो बटन जाके भेज के बटन तो नहीं हम ही दबाएगा। तो इसका मतलब किसको करना है? हर इंदौर के नागरिक को इंदौर क्लाइमेट मिशन में भाग लेना है। और ये बता सकते हैं हम पूरे विश्व को, ये सिर्फ इंदौर क्लाइमेट मिशन इंदौर के लिए नहीं है, मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए। हम विश्व में एक रोल मॉडल खड़ा कर सकते हैं कि एक ऐसा तरीका हो सकता है जो बिना हिंग लगे ना फिटकरी, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे खर्च किए, अपनी ज़रूरतों को कम करके, फिजूल खर्ची को कम करके हम एक रोल मॉडल तैयार कर सकते हैं जो 8.3 बिलियन की आबादी विश्व की हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है। यदि मैं किसी को कहूँ सोलर लगाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, नियम कानून चाहिए। हमारा सॉल्यूशन क्या है? कुछ मत करो, कंज्यूम लेस। अच्छा, कंजम्पशन लेस करने के लिए तो कोई नियम कानून नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, वो तो विल चाहिए उसके लिए। तो ये हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है। और जब हर व्यक्ति फॉलो करने लगेगा तब जाके एक जन आंदोलन खड़ा होगा। और सर आपने जन आंदोलन से ही समस्या हल होगी, नियम कानून और टेक्नोलॉजी से नहीं होने वाली। इट नीड टू बी अ मूवमेंट। इट नीड्स टू बी अ मूवमेंट एंड इट नीड्स टू बी अ मूवमेंट राइट नाउ। अभी मूवमेंट की, ऐसा नहीं कि 50 साल बाद देख लेंगे, नहीं। इसलिए मैं अपना घर बार छोड़ के बैठा हूँ, सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ। तकलीफ होती है बस में रहना। स्वास्थ्य में अभी मैं पाँचवा ही साल चल रहा है, 11 साल और अभी 11 साल का वो पूरा एक आपका संकल्प है। तो डेफिनेटली शरीर को नुकसान होता है। मतलब मैं घर में रह रहा होता तो अच्छे से अपना हेल्थ मैनेज। हाँ, मतलब आपको क्या पड़ी है ये सब करने की? हाँ। आप भी एक वैसी लाइफ जी रहे होते जैसे सब जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। सर आपने बात करी इंदौर की, और इंदौर से हमेशा से मतलब पर्टिकुलरली मुझे जो एक अंदर से थॉट आता है या अंदर से मेरी बिलीफ है ये कि इंदौर कैन डू एनीथिंग। अगर इंदौरी ने ठान ली तो वो कर ले। जैसे हम भी हमारा एक जो काम कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता, बस वी आर बिल्डिंग इट। ट्रू। अब जब बात आती है कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए यार, कैसे लोगों को उनकी गलतियां बताई जाए, अभी तक जो इस कन्वर्सेशन में हमने वही बात करी कि ये चीज़ें हो रही, ये प्रॉब्लम्स हो रही। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें उनके सॉल्यूशंस पे भी बात करनी चाहिए और वो बहुत सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन होने चाहिए। अगर मोटा मोटा, मुझे नहीं पता आपने अभी इंदौर को कितना देखा और क्या क्या सेक्टर में, जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि कार्बन इमिशन बढ़ता जा रहा है या एनर्जी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब से मुझे पता पड़ा कि आपके साथ पॉडकास्ट करना है तो मैं लगा था रिसर्च में कि इन चीज़ों को यूज़ करके हम कार्बन इमिशन कम कर सकते हैं, हम कंजम्पशन कम सकते हैं। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, अभी सबसे बढ़ता हुआ जो सेक्टर है हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है। अब जब बात आती है कार्बन इमिशन की तो भाई बनाने में भी उसको बहुत सी चीज़ें लग रही हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने वही बताया कि घर में 100 लाइट लग रही हैं, पहले हम एक 4-5 बल्ब के घर में रह लेते थे। हाँ। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन यही हो सकता है कि अगर हम अपना घर बना रहे हैं या जो यहाँ का रियल एस्टेट डेवलपर कम्युनिटी है वो भी इन चीज़ों को अभी से उस घरों में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दें कि जितना ज़रूरी उतनी ही लाइट डालें। सबसे पहले चूँकि सिद्धांत एक ही है ना, आपको कभी भी पर्यावरण को ठीक करना हो तो एक ही बात ध्यान रखना, वो फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या? धरती सीमित है, संसाधन सीमित है, इसलिए ज़रूरत सीमित होना चाहिए। तो मान लो रियल एस्टेट में हमें देखना है कि एनर्जी को कम कैसे किया जाए या पर्यावरण का नुकसान कम कैसे आए। तो सबसे पहला नियम क्या होगा? मेरा एक फार्मूला AMG, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। अवॉइड व्हाट इज अवॉइडेबल, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट है ना। सब काम मिले, पानी, खाना, कपड़े, रियल एस्टेट। क्या करें? अवॉइड करो यदि अवॉइड कर सकते हैं। मतलब क्या? आपके पास एक घर है तो दूसरा मत बनाओ, ठीक है ना। हम लोग इंदौर में जो मैं इतना जानता हूँ कि जिनके पास पैसे हैं वो दूसरा और तीसरा और चौथा इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है। अब तो फार्म हाउस कॉन्सेप्ट भी फार्म हाउस कॉन्सेप्ट हो गया। तो आपके पास एक घर है तो दूसरा मत बनाओ, क्यों? क्योंकि धरती सीमित है। अच्छा, आपने दूसरा बनाया, आपके पास एक है और दूसरा बना लिया और उसको आप बेचोगे नहीं क्योंकि आपको तो ज़रूरत नहीं पड़ी, आप तो इन्वेस्ट के लिए, जिसको बेचारे को चाहिए उसको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो महंगा मिलेगा। तो इसका मतलब उसको जीवन में और मेहनत करना है, तो नुकसान हुआ ना। किसका? उसका।
एक बहुत बढ़िया, एक इतना दिल को हिलाने वाला एक मैंने वीडियो देखा, 1.5-2 मिनट का था, इंडोनेशिया का था। एक इंडोनेशिया के गांव से एक व्यक्ति शहर में आता है, किस लिए? अच्छे जीवन के लिए, अच्छी कमाई करने। गरीब गांव से आया था तो पैसे तो थे नहीं, तो झुग्गी झोपड़ी में रहना चालू किया, बहुत मेहनत करना चालू की, 15-20 साल तक ज़बरदस्त मेहनत की। उसने अपना एक घर भी बना लिया। पर उसने जब अपने 15-20 साल की लाइफ को देखा तो उसने सोचा कि इंसान, हमें इतना एडवांसमेंट है साइंस टेक्नोलॉजी के बाद में। वो उसने एक आर्ग्यूमेंट किया, मतलब हिलाने वाले, उसने कहा कि देखो, ये जो चिड़िया है अपना घोंसला 2-4 दिन में बना लेती, चूहा है अपना बिल बना लेता है, और मुझे 20 साल लग गए एक घर बनाने में। तो ये इंसान एडवांस काहे का हुआ भाई? और वही तो करता है ना, भारत में इंदौर में भी 20-30 साल मेहनत करता है, तब जाके उसका घर बनता है। और मुंबई दिल्ली में देख लो, वहाँ तो इमेजिन तो नहीं है। बार बार मैं लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप सोचो कि हो क्या रहा है भाई। आपको घर बनाने जैसे सिंपल काम में 20 साल लग गए, तो फिर जीवन का आनंद कहाँ गया? इतना जो बुद्धि दी है उसका आनंद वो कहाँ से आएगा? तो कहने का मतलब, पहले एक घर है तो दूसरा अवॉइड करो, तीसरा अवॉइड करो, मत करो। इनफैक्ट मैं कभी घर बनाना नहीं चाहता। मैंने तो ये निश्चय करके रखा था कि मैं हमेशा किराए के मकान में जीवन, क्योंकि लोगों ने इतना बना के रखा है, पत्नी के आगे, जोर के आगे मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि मैं खास करके घर छोड़ के आया हूँ, तो इतना तो उनकी सुनना पड़ी। तो अवॉइड करो। अच्छा, अवॉइड नहीं कर सकते तो दूसरा क्या है? मिनिमाइज करो। मतलब क्या? बड़ा मत बनाओ। क्यों? जितना यूज है उतना बनाओ। क्योंकि बड़ा बनाओगे तो ज़्यादा सीमेंट लगेगा, ज़्यादा सरिया लगेगा, ज़्यादा सीमेंट नहीं, ज़्यादा सीमेंट कहाँ से आएगा? एनर्जी से आएगा। ज़्यादा सरिया कहाँ से बनाए? एनर्जी। अच्छा, तीसरा, फिर आपने ज़्यादा बड़ा कमरा बना लिया तो आपको बेडरूम में दो एसी लगाने, है ना। इंसान इतना बदतमीज है, उसको शरीर ठंडा करना है भाई। एसी चलो लगाना नहीं चाहिए, पर अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड नहीं करो, चलो मिनिमाइज करो। तो आपने एसी लगाना है ना, तो क्या करोगे? बड़ा बेडरूम बनाए, और फिर एसी चलाओगे 2-2। तो एसी क्या करता है पता है? दीवार को ठंडा करेगा, छत को ठंडा करेगा, फर्नीचर को ठंडा करेगा, ज़मीन को ठंडा करेगा। फिर इंसान का छोटा सा शरीर है, फिर उसको ठंडा करेगा। ठंडा किसको करना है? शरीर को। 6 फीट बाय 2 फीट, वो ठंडा, इतना बड़ा बेडरूम को ठंडा करेगा। इससे बड़ा बदतमीज यूज़ एसी का हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पर इंसान, अच्छा, जो आधुनिक है वो अपने आप को आधुनिक मानता है, वही बदतमीज आदमी ऐसा करता है, बड़ा बेडरूम बना के बड़ा एसी लगाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज ने माफ़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो एसी में लगा के आनंद कर रहा है ना, उसके कारण जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसका आपके बच्चों को और मेरे बच्चों को भी भुगतना है। वो इंसान माफ़ करने लायक नहीं होगा। तो क्या करें? मिनिमाइज़ करो। क्या करो? छोटा बेडरूम बना लो पे सोने के लिए। अच्छा, बेडरूम भले ही बड़ा हो, आपको जो सोने एसी चाहिए, जोन है वो छोटा कर दो, कूलिंग जोन छोटा कर लो, दैट्स इट। तो क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो हम थोड़ा सा वे आउट निकाल के ग्लासिंग कर दें उसके बेड की। तो आपने 1/4 5 गुना वॉल्यूम कम कर लिया, तो आपका एसी का नीड 5 गुना कम हो गया। कितना सरल काम कर सकते हैं। तो वो हम करें। फिर जनरेट आखिरी में छोटा कर सकते हैं कि और छोटा कर सकते, नहीं कर सकते, फिर आखिरी में अच्छा अब इतना तो बनाना पड़ेगा, तब जाके। मेरी जो बस जिसमें मैं रहता हूँ, जो आगे का पोर्शन जिसमें मैं रहता हूँ, वो 127 स्क्वायर फीट है। उस 127 स्क्वायर फीट में मेरा बेड है, मेरी लाइब्रेरी है, मेरा ऑफिस है, मेरा मीटिंग रूम है, किचन है, वॉशरूम है, मंदिर है, गार्डन है, सब कुछ हो गया। 127 स्क्वायर फीट में सब काम हो सकता है। तो थोड़ा सा बुद्धि से काम करें। और मेरे ख्याल से इंदौर वासियों को भी अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। अच्छा कौन, अच्छा इंदौर वासी कौन है ना, ऐसा एक कंपटीशन होना चाहिए। तो जो बड़ी गाड़ी से आता है वो अच्छा, कि जो छोटी गाड़ी से आता है वो अच्छा? आप बताओ कौन अच्छा? वैसे तो बड़ी गाड़ी वाला ही अच्छा बोला जाता है। नहीं, आप बताओ, दिल में हाथ रखो, अच्छा कौन? अच्छा सा परसेप्शन ही बड़ी गाड़ी वाले का बना नहीं है, पर एक्चुअल में पर्यावरण की दृष्टि से तो कौन अच्छा है? छोटी गाड़ी है। जिसके पास बड़े बेडरूम का घर है वो अच्छा है कि छोटे बेडरूम वाला घर अच्छा? छोटा। बस। तो आपको समझ में आ गई बात। ये आपके इंदौर टॉक से हर इंदौर वासी को समझाना है कि जो बड़ी गाड़ी से आता है उसको घर पे चाय के लिए नहीं बुलाना, है ना, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति नहीं। उसका परिणाम आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। ये जो खराब हवा पानी उसको भुगतना आपको पड़ेगा। एसी तो वो चला रहा है। सर, इसमें ये हमने अभी जो पर्टिकुलरली डिस्कशन किया वो एक रेसिडेंशियल ड्रिवन मुझे ज़्यादा लगा। ऐसे ही जब हमारे एक बड़े मॉल बहुत सारे हो गए इंदौर में, और मैं देखता हूँ उनकी पार्किंग जनरली 2-3 लेवल्स होती है। अब वहाँ जो हीट जनरेट हो रही है, उसके लिए निकालने के लिए वो बड़े बड़े जो भी एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं वो भी
खर्च कर रहा है एनर्जी को और कार्बन इमिशन कर रहा है। वहीं मेरे पास एक सेकंड एग्जांपल पे दिखता है, जैसे एक चेन है अपना ग्रोसरी की, डी-मार्ट, जिसका कॉन्सेप्ट है पार्किंग जो है ग्राउंड लेवल पे होती है। तो क्या ऐसी चीज़ें भी कमर्शियल में अब ड्राइव नहीं करना चाहिए कि पार्किंग स्पेस अंडरग्राउंड ना होके ऊपर होना चाहिए? ये भी एक चेंज हम ला सकते हैं। मैं हमेशा लोगों को छोटे छोटे सॉल्यूशन है, मैं तो फार्मूला जीवन का बता दिया, AMG। तो क्या है, पहला स्टेप है अवॉइड। तो अंडरग्राउंड, जैसे आपने कहा अंडरग्राउंड करोगे तो एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा, वहाँ पे गर्मी पड़ेगी, तो एनर्जी एक्स्ट्रा लगी, तो अवॉइड करो बाहर यदि जगह, नहीं तो मिनिमाइज कर लो, नहीं तो फिर स्पेस वहाँ जनरेट कर लो। तो यही फार्मूला है, धरती सीमित है, ज़रूरत सीमित होना चाहिए। मतलब कई लोग ये सोच के खुश हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर लिया। अभी मैं इंदौर क्लाइमेट मिशन बढ़ रहा है इंदौर में, इंदौर क्लाइमेट मिशन का मैं प्रचार कर रहा था, तो मैंने एक पर्चा सिग्नल पे हम लोग कर रहे थे कि 20% बिजली बचाओ, और उनको मैंने कहा कि देखो हमने दिखने वाले कचरे को साफ करते, ना दिखने वाले पे ध्यान नहीं देते। तो वो जो बड़ी गाड़ी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन्होंने तो खुश होकर बोला कि देखो हमने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि बहुत खुश होने का विषय है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल तभी काम का है जब आपकी गाड़ी छोटी हुई हो, है ना। वरना आपने गाड़ी 500-700 किलोमीटर की रेंज की गाड़ी ले ली और बहुत सारा बैटरी लगा, तो बैटरी भी भगवान के यहाँ से नहीं आएगी ना। वो भी कहीं तो ना कहीं मैन्युफैक्चर। जब तक आप छोटी गाड़ी ना करो, पुरानी गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी पे ना, वरना पुरानी के साथ साथ दूसरी पे आ गए तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये तो वही मन को बहलाने वाले काम है। 900 चूहे का कि बिल्ली हज, वही एग्जैक्टली सेम होता है। इसलिए ये फंडामेंटल लेवल की सोच में ज़रूरत करना पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, यही सिद्धांत है। गांधी जी ने कहा, जैन में अपरिग्रह एक सिद्धांत होता है, कई जगह लिखा रहता है कि जितनी ज़रूरत उतना ही करो, ज़रूरत से ज़्यादा रखना हिंसा है। और यही तो सिद्धांत फॉलो करना है। हम उसको कुछ करते ही नहीं, हम छोटा होते जा रहे हैं, अपनी सोच छोटी करते जा रहे हैं और अपने लिए प्रॉब्लम्स बड़ी करते जा रहे हैं। इसलिए अस्पतालों की संख्या और साइज़ बढ़ते जा रहा है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बुद्धिमानी का काम है। सर अभी जैसे हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, मैं पर्टिकुलरली उस वर्ल्ड को रील वर्ल्ड बोलता हूँ। वो 30 सेकंड 90 सेकंड पे आ गया है और लोगों का टेंशन खत्म हो गया। मुझे नहीं पता ये इस पॉडकास्ट को भी कितने लोग पूरा देखेंगे और सुनेंगे भी कि नहीं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे इस पॉडकास्ट से मोटिव यही है कि कुछ रिजल्ट निकले, कुछ चेंज ड्राइव हो। तो क्या वो क्विक टिप्स हो सकती हैं किसी भी एक आम आदमी के लिए, जो चलिए अभी तक तो उसने सोचा ही नहीं था कि मुझे ये करना है, लेकिन अब इस बात को सुन के वो सोचने जा रहा है कि यार मुझे करना है। तो वो क्या छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे वो एक छोटा सा अपना एफर्ट डाल के एक बड़ा चेंज ला सकता है? बिल्कुल। तो सबसे पहले यदि किसी ने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं तो बिल्कुल बुरा दुख मानने की बात नहीं, कोई बात नहीं। जब जागो तभी सवेरा। तो आज तो समझ गए ना कि धरती सीमित है, तो छोटे छोटे काम क्या हो सकते हैं। वेल, मैं अपना खुद का बताता हूँ। मैंने जब अपने घर पे, जब मेरे खुद मतलब मैं खुद भी बिगड़ा हुआ आदमी था। हाँ। मेरे यहाँ भी फ्रिज था, मेरे यहाँ भी फ्रिज था, मेरे यहाँ पे गीज़र था, माइक्रोवेव था। पर जब मैं देखा कि बाप रे ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, तो मैंने सबसे पहले देखना चालू किया कि अवॉइड क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी नज़र फ्रिज के ऊपर गई। मुझे लगा फ्रिज अवॉइड कर सकते हैं। पत्नी से बात किया और उनको कहा देखो यार, भारत ऐसा देश है जहाँ पे हर चौराहे पे तो ठेले वाला चिल्लाता ही रहता है सब्जी ले लो। अब तो ब्लिंकिट आ गया है। अब तो ब्लिंकिट। और दूध को 2-3 बार अच्छे से गर्म किया, ख़राब नहीं होता। तो दूध और सब्जी यही तो मेन चीज़ है ना। यही मेन चीज़। और खाना तो वैसे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से ताज़ा खाना चाहिए। तो हमने डिस्कस किया और हमने 3 दिन के अंदर OLX पे अपना फ्रिज भेज दिया। मुझे पता था कि ज़्यादा इंतज़ार किया तो पत्नी का मन बिगड़ सकता है, तो भेज दिया। तो 7 साल हो गए मेरे घर में फ्रिज नहीं है। फ्रिज नहीं है। अच्छा, मैं अपने पुराने समय को देखता हूँ। मेरे गांव में, पूरे गांव में 6-7 फ्रिज। अभी मैं गया 2-4 साल पहले, यात्रा के पहले मेरा उत्सुकता हुआ कि भाई गांव में फ्रिज है क्या किसी के। तो पता चला 6-7 लोगों के हैं। क्यों है फ्रिज? तो मैंने जाके खुद देखा क्या है वह फ्रिज। तो एक आध तपेली पड़ी। तो फ्रिज कहाँ से आए? तो दहेज में आ गए। अच्छा, गाँव में सबके यहाँ दूध होता है, बिल्कुल। और शहर वाले दूध कैसे खरीदते हैं? पैकेट से। और गाँव वाले कैसे लाते हैं? बाल्टी से लाते हैं। तो क्या दूध खराब होता है? क्या सदियों से इंसान दूध खराब करते आ रहे हैं? नहीं। कहने का मतलब है दूध को कैसे बचाना, सब्जी कैसे बचाना, बहुत सरल काम है, टेक्निक्स हैं उसकी, बहुत सरल टेक्निक्स है। पर एक दिन फ्रिज का उपयोग करने से 1 यूनिट बिजली लगती है और जिससे 1 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन होगा, जो 300 साल रहेगा। 300 साल। इनका ना इसकी एवरेज लाइफ 300 साल। मतलब पता ही नहीं है ना लोगों को सर इतना कुछ। कुल मिला के ये हुआ कि एक दिन के फ्रिज का उपयोग का जो सुख है उसका दुख कितने साल रहेगा? 300 साल। तो सर ये डिस्क्लेमर फ्रिज पे भी लिखा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल लिखा होना चाहिए।
अच्छा आइडिया है कि लिखा होना चाहिए कि ये जो एक यूनिट बिजली खाएगा उसका असर मतलब दुनिया में सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रिज पे लिखा तो होना छोटा चाहिए। काम क्या हो सकता है, क्या हम बिना फ्रिज के रहना चालू करें? अच्छा बिना फ्रिज के नहीं तो दूसरा स्टेप पे जाओ, मिनिमाइज कर लो। फ्रिज आजकल क्या होता है, 2 दरवाजे, 3 दरवाजे, 4 दरवाजे। आजकल लोग फ्रिज में कमरा बनाने पे तुले हुए, जबकि क्रिटिकल तो 2 ही चीज़ें हैं। एक्चुअली वो भी एक सिंबल हो गया, स्टेटस सिंबल हो गया है। तो 4 दरवाजे वाला फ्रिज मत लो। अच्छा फ्रिज में अच्छा अब 4 दरवाजे वाले ले लिया है तो क्या करेंगे, तो अचार रखेंगे, आलू रखेंगे, प्याज रखेंगे, आटा रखेंगे। मतलब इससे बड़ा क्राइम या पाप हो सकता है? आप फ्रिज में अचार रखोगे, अचार बाहर रखने की उसको भी आप फ्रिज में रखोगे, है ना, आलू प्याज आप फ्रिज में रखोगे। तो इसको बोलते हैं मति मारी गई है ना। जो बड़े बड़े फ्रिज उनकी मति मारी गई है, वैसा काम करते हैं। और भारत में कहावत है हमारे इसमें वेद के हिसाब से, जैसा अन्न वैसा मन। तो जब हम खाना फ्रिज में रखते हैं, ठंडा गर्म करते हैं, तो तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, तमस बढ़ता है, और इसलिए मन की प्रवृत्ति भी तामसिक हो जाती है। तो हम स्वच्छ खाना खाएंगे, शुद्ध खाएंगे तो शुद्ध मन रहेगा, और मन अच्छा रहेगा तो दुनिया अच्छी दिखेगी, काम अच्छे होंगे। तो मिनिमाइज करें, करना पड़े तो छोटा कर लो, वैसे बिना फ्रिज के रहो, नहीं तो छोटा कर लो। और फिर फ्रिज को चलाने के लिए जो बिजली आखिरी में जाके जनरेट करो, तो ये फ्रिज की बात हो गई। तो गर्म पानी के लिए भी ऐसा ही करो भाई, ठंडे पानी से अच्छा सा लगता है, फ्रेश लगता है। मैं अभी इंदौर में ठंड जब बड़ी थी, तो जब मैं आया था 1 नवंबर से, तो ठंडा होने लगा था, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। फिर मैं एक दिन कलकत्ता गया किसी प्रोग्राम में, तो वहाँ पे नॉर्मल पानी मिला, तो मुझे बहुत अजीब लगा नहाने में, थोड़ा गरम गरम अजीब लगा, मतलब मुझे मज़ा ही नहीं आया। तो पानी को ठंडा करना है, गर्म करना, बहुत एनर्जी लगती। तो आप धीरे धीरे ठंडे पानी से नहाना चालू करो, बहुत फ्रेशनेस होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, अगेन गुड फॉर हेल्थ, अच्छा है। तो आपकी पानी 1 यूनिट बिजली लगती है एक बार गर्म पानी से नहाने में, क्योंकि गीज़र 2 से 3 किलोवाट का होता है, इंस्टेंट चाहिए ना अपने को, इंस्टेंट चाहिए। तो 15-20 मिनट गीज़र चला लिया मतलब 1 यूनिट बिजली, मतलब 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन। 1 घंटा एसी चला लिया मतलब 1 यूनिट बिजली, मतलब 1 किलोग्राम कार्बन, मतलब 300 साल। तो देखो क्या अवॉइड कर सकते हो, है ना। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, पीछे लाइट बंद है, वेरी गुड, तो लाइट बंद है, लाइट बंद होना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करो, वही ज़रूरत है। एक और चीज़ बता दूँ लोगों को, कोयला बनने में धरती को कितने साल लगते हैं, पेट्रोल डीजल पता है? करोड़ों साल। कोयला बना, उसको कितना प्रोसेस, जो प्रक्रिया चलती है, कितने साल चलती है? करोड़ों साल, तब जाके कोयला बनता है। और जलाने में कितना समय लगता है? हार्डली सेकेंड, 1 सेकेंड। और उस पर भी आप दुरुपयोग करो, ऐसे लाइट चालू करके छोड़ जाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ ये क्या है, पाप है, आधुनिक जीवन का पाप है। तो मत करो यार, जहाँ पे जरूरत वहाँ कर लो, है ना, क्योंकि करोड़ों साल की मेहनत तुम्हें धरती की 1 सेकंड में आप ऐसे कर दो। मैं किसी को समझा रहा था कि मान लो आपने खाना बनाया, 2 घंटे खाना बनाया, और किसी ने खाना गिरा दिया, तो क्या बुरा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लगेगा। 2 घंटे आपने मेहनत की और उसको गिरा दिया, बुरा लगा। धरती ने करोड़ साल काम किए और आपने फिजूल कर दिया, तो धरती माँ को बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगना चाहिए। तो इसलिए ये छोटे छोटे, अब मैंने कपड़ों पे प्रेस करना बनता है, तो घर पे मैंने देखना क्या किया, अच्छा बिना प्रेस के कपड़े पे रहा जा सकता, क्या रहा जा सकता है? मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्रेस है या अनप्रेस है, कुछ फर्क नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा हम सब बिना प्रेस के कपड़े पहने तो वही फैशन हो गया ना भाई। एबनॉर्मल कब लगेगा? जब 3 लोगों ने प्रेस के कपड़े पहने और एक ने नहीं पहने, बिना प्रेस के पहने, पर चारों ने बिना प्रेस के कपड़े पहने, तो नॉर्मल हो गया, वही व्यवहार हो गया। तो आप उसको एक नॉर्मल क्यों नहीं बना लेते? प्रेस का फिर एग्जांपल देता हूँ, प्रेस का पावर होता है 1000 वाट होता है ना। बेचारे, मैं बल्ब को हमेशा बेचारा बोलता हूँ क्योंकि 20 वाट में चल जाता है। प्रेस कितने वाट में चलती? 1000 वाट, 50 गुना ज़्यादा बिजली लगती। तो एक जोड़ी कपड़े प्रेस किया तो 5-7 मिनट तो अब लगेगा, तो 200 ग्राम कार्बन एमिशन हो गया। तो प्रेस करना बंद कर दो। वॉशिंग मशीन उपयोग करते हो तो हफ्ते में 1 ही दिन करो, 1 ही दिन करो, रोज मत। आजकल तो ईजी हो गया, पानी डाला, कपड़े डाले, बटन लगा के अपना म्यूजिक, तो ऑटोमेटिक आ गए कि एक ही कंसोल में सब काम हो जाता है। तो हफ्ते में 1 ही दिन करो, है ना। तो ये इतने सारे काम हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। अच्छा ये सब काम चालू करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरे कामों पे भी असर पड़ेगा। ये तो मैंने बिजली के आपको उदाहरण दिए कि कैसे बिजली बचा सकते हैं, परंतु एक कपड़ा खरीदा मैंने, तो क्या उसके कारण खेत नहीं जुता? क्या उसमें ट्रैक्टर नहीं चला? क्या उसमें बिजली नहीं लगी पानी देने में? क्या उसमें पेस्टिसाइड नहीं लगा? क्या उसमें मशीनें नहीं चली? क्या धागा नहीं बना? क्या धागे से कपड़े बने हुए मशीन? तो आपने शर्ट खरीदा, मतलब इतनी सारी एनर्जी का उपयोग कर लिया। तो यदि अलमारी में 40 जोड़ कपड़े हैं तो 41वां क्यों ज़रूरत है?
बिल्कुल ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आदमी की Consumption सोच कम बढ़ेगी, कंजम्पशन कम होते जाएगा। आजकल मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अलमारी में इतने जोड़ी कपड़े होते हैं कि कई सारे कपड़े की जोड़ी मालिक का साल भर रास्ता देखते हैं, मेरा मालिक मुझे कब पहनेगा। एक चीज़ मैं आपको सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, कि जब मेरी कमाई बढ़ी, विकास मतलब ये है कि हम सबके कमाई बढ़ रहे थे, जब मेरी कमाई बढ़ी, मेरा बिजनेस बढ़ा, मेरी इनकम बढ़ी, मेरी सैलरी बढ़ी, तो मेरे खरीदने की क्षमता बढ़ी है। धरती के सप्लाई करने की क्षमता नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि धरती लिमिटेड सीमित है। सरल सी बात है। तो भाई तुम अमीर हो गए, वेरी गुड, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ज्यादा खर्च करोगे, या धरती की क्षमता तो आ जाएगी, हाँ, या ज्यादा प्योर एयर आ जाएगी एनवायरनमेंट में, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, ऐसा कुछ भी धरती नहीं तो होना। फिक्स है। तो कितनी बड़ी गलत फहमी। जैसे आदमी के पास पैसा आता है, सबसे पहले क्या काम करता है? खर्चा करता है, ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा बड़ी गाड़ी, ज़्यादा बड़ा घर, एक घर हो गया तो दूसरा घर, इन्वेस्टमेंट। पागल है इंसान, गधा है एक नंबर का, मैं सही बताऊं। अच्छा, ये हर इंसान समझ जाएगा यदि ये पॉडकास्ट को समझेगा, देखेगा ध्यान से। उसके के सर कुछ 2-3 रियल एग्जांपल भी, जैसे जो मैंने देखे, स्टीव जॉब्स, वो एक ही कलर की टी शर्ट और पैंट पहने रहते थे सारा टाइम। क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, स्टीव जॉब्स छोटा तो नहीं हो गया उसके? अब हमें पता भी नहीं पड़ता होगा कि ये कल पहनी थी और आज नहीं फिर से पहन रहे हैं। क्योंकि हर इंसान जीवन में इतना व्यस्त है कि दूसरे को देखने का समय कहाँ है। आपने क्या पहना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, जहाँ तक साफ सुथरा है, आपके शरीर से बदबू नहीं आ रही, दैट्स इट, फेयर इनफ। तो मैं अपने कपड़ों को साफ रखूं, भले ही वो फटा क्यों ना हो, प्रेस के, तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? और पड़ता भी है तो क्यों ना पढ़ने दे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मैं तो प्रकृति के अनुरूप जी रहा हूँ। अच्छा सर, आपसे अभी तक जितनी भी कन्वर्सेशन की, ऐसी कन्वर्सेशन रेयर होती हैं, क्योंकि किसी ना किसी टॉपिक पे होती है और वो देन अगेन किसी ना किसी मटेरियल से जुड़ी होती हैं। लेकिन जब से पिछले 1 घंटे से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें एक स्पिरिचुअल एंगल भी दिखता है। क्योंकि जो आपने बात की कि यार मुझे एक दिन लगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो इट्स ऑल अबाउट एनलाइटमेंट। और वो एनलाइटमेंट आता है जब भी हम अपने आप को चेंज कर पाते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का एक क्या वो स्पिरिचुअल एंगल है? क्योंकि आपको अभी 11 साल जो आप यात्रा पे निकले हैं, वो एक टफ यात्रा है। क्योंकि हम भी कुछ ऐसी ही यात्रा पे निकले हैं, बट ठीक है, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो क्या एक स्पिरिचुअलिटी वाला वो फैक्टर होता है जो किसी की लाइफ को अफेक्ट करता है? और हम जैसे भी आपने बात की कि भाई अलग अलग तरह की बीमारियां जनरेट हो रही हैं, अलग अलग लोगों के स्ट्रेस लेवल है, कॉम्पिटिशन्स हैं, तो क्या वो स्पिरिचुअलिटी लोगों को अपनी लाइफ में ले आना चाहिए जो उन्हें रोकेगी ओवर कंजम्पशन से, या कि यार कंपटीशन से, या वो डिससेटिस्फैक्शन से कि यार वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, डेफिनेटली आपने सही पहचाना और सही पकड़ा। शायद मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हुआ, मैं आपको बता दूं, मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ। ओके। तो 2005 में मैंने पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी का कोर्स किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर और सारे कोर्स किए, और फिर मुझे लगा कि ये तो सबको बताना चाहिए। तो फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके मैं खुद टीचर बना। अभी तो मैं यात्रा पे हूँ तो ज़्यादा टीचिंग नहीं कर पाता, बट एक जो एंगल जो इंसान के जीवन में जो खालीपन रहता है, या जो ये माया है जिसके पीछे भागता रहता है, वो इसलिए भागता है क्योंकि उसको जीवन की समझ नहीं है। और उसका उदाहरण ये है कि आइसक्रीम तो आती है, पर एक नेचुरल्स की आइसक्रीम आती है, आपने सुना होगा? हाँ, खाई हुई है ना? तो यदि आपने एक बार नेचुरल की आइसक्रीम खाई हो, तभी आपको स्वाद पता चलेगा कि नेचुरल्स की आइसक्रीम मतलब क्या है ना? तो अध्यात्म का एक बार टच हुआ हो जीवन में, कभी ध्यान लगा हो, कभी किसी का भला किया हो, तो उसका जो आनंद होता है उसकी अनुभूति होगी। और जब तक आपकी वो अनुभूति नहीं है, आपको मन ही नहीं होगा कि नेचुरल्स की आइसक्रीम खाना है। पर दूसरी बार मन कब होगा? जब आपने पहली बार खाई, क्योंकि आपको स्वाद पता है कि अच्छा, ये जिसको स्पिरिचुअलिटी का स्वाद पता हो उसको फिर मन होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज की शिक्षा में हम सब कुछ सिखाते हैं, पर स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाते। अच्छा, कई सारे लोगों को लगता है स्पिरिचुअल होना मतलब 60 साल के बाद का काम है, 60 साल के बाद है, या फिर आप साधु बनने की प्रोसेस में हैं। जबकि जीवन में सबसे पहले आपको स्पिरिचुअलिटी सीखना चाहिए। जैसे आप स्पिरिचुअल बनोगे, आप एफिशिएंट हो जाओगे, कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे से मुस्कुराते हुए समस्याओं को झेल सकते हैं। स्पिरिचुअल होना मतलब साधु बनना नहीं है। स्पिरिचुअल होना मतलब जीवन को समझना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ। अच्छा, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, तो समझ में आएगा, तो पता ही चल जाएगा कि अच्छा, ये सब तो छाती पे ले जाने वाले नहीं है, और मैं अपना पानी मिट्टी खराब करके अपना ही मूर्खतापूर्ण काम कर रहा हूँ। इसलिए ये हर व्यक्ति को ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। और स्पिरिचुअल जाना मतलब कोई भजन करना नहीं है, कोई पूजा करना भी नहीं है। सिर्फ इतना सोच ले, एक ही प्रश्न आदमी पूछने लगे अपने आप से, मैं कौन हूँ?
और मैं इस धरती पर क्या कर रहा हूँ, क्यों आया हूँ। इतने प्रश्न का उत्तर खुद पूछते रहे। आपको किसी बाबा के पास जाना नहीं, किसी गुरु के पास जाना नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन है। हाँ, ऑटोमेटिक मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, ये 3 प्रश्न खुद से पूछते जाना चाहिए। अच्छा, इसका उत्तर हो सकता है 10 साल में मिले, हो सकता है 20 साल में, तो कोई बात नहीं, पर पूछो तो सही कि तुम आया क्यों, तुम कौन हो, क्यों तुम्हें स्पेशल बुद्धि दी है सोचने की, और तुम जाने के पहले क्या करना चाहते हो। कुछ प्लान है कि वैसे ही फिजूल खर्ची में जीवन में भटको और चले जाओगे। इतने 3-4 प्रश्न अपने आप से इंसानों ने पूछना चालू कर लिए, तो उसको खुद समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ कहाँ है, और गड़बड़ समझ में आ गई तो रास्ता पता चली जाएगा किस रास्ते पे चलना है। नहीं सर, मैं टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी जब मैं कोविड एरा की आपसे बात कर रहा था, और 2021 में हमारे साथ एक इंसिडेंस हुआ, मतलब इट वाज अ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब हमारे एक और को फाउंडर हैं सनिल, जो कोविड में पास अवे हो गए, और उसी के बाद फिर रियलाइजेशन हुआ कि किस चीज़ के भाग रहे, क्योंकि कोविड को बहुत नज़दीक से देखा हम लोगों ने, क्योंकि हम मीडिया में हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखी ऐसी कि जिनके पास सब कुछ था, भरा हुआ था अकाउंट, पैसे थे, गाड़ियाँ थी, वो भी गए, और जिसके पास कुछ भी नहीं था वो तो फिर भी एक्चुअली सर्वाइव कर गया। हाँ। उसकी विल थी वो, या उसका विल पावर था, या वो उन चीज़ को एक्सपोज ही नहीं था। तो ये डेफिनेटली वहाँ से फिर हम लोगों के बीच में कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, और हम फिर लग चुके हैं कि इंदौर को इन्फॉर्मेशन रिच करना है, और हम उसी कॉज पे काम कर रहे हैं। और फिर देन अगेन मैं बोलूँगा, जब आपके साथ पॉडकास्ट करने का आया कि भाई सर के साथ करना है, तो मैं सोच रहा था कि हम अपनी साइड से क्या कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि हम एक मीडिया टेक कंपनी और इंदौर के लिए कुछ बना रहे हैं, तो आपका ही, अब चूँकि आपका एक वर्ड मुझे मिल गया है कि अवॉइड, मिनिमाइज और जनरेट। तो हम ये आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम अवॉइड करेंगे वो कंटेंट बनाना जिसकी ज़रूरत नहीं है इंदौर को, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी का कंजम्पशन होगा। देन अगेन डेटा सर्वर पे जाएगा, अपलोड होगा, और वो फिर चलता रहेगा। मिनिमाइज तो मैंने सोचा ये, क्योंकि आज ये फिर देन मैं बताऊँ रियल वर्ल्ड है, हम रियल से ज़्यादा वर्चुअल को जीते हैं। तो कई लोग अभी डेटा सेंटर्स भर चुके हैं। मैं एक पढ़ रहा था, क्योंकि और जब आपसे ये पॉडकास्ट करना था, तो अभी ऑल ओवर ग्लोब जितने डेटा सेंटर हैं उसमें इंडिया का डेटा 20% हो गया है। अब इट कैन बी फोटो, इट कैन बी रील, इट कैन बी एनीथिंग जो हम अननेसेसरी क्लिक करके शूट करके भरे जा रहे हैं। 20% हो गया है। और फिर मैंने और निकाला तो डेटा सेंटर का कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। और मज़े की बात यह है कि अभी कल की मैं न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें अब हमें ये पता पड़ा कि एक इंडिया का बड़ा ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर इंडिया में बनाने जा रहा है, और एनर्जी कंज्यूम करेंगे एंड कार्बन एमिशन भी होगा। तो मिनिमाइज वाला फैक्टर ये कि मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, और हम लोग तो खुद करेंगे, कि जो भी कंटेंट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इफ़ इट इज़ नॉट टाइम बिंगली, उसका आप कोई लेना देना नहीं है आज की सिनेरियो से, तो उसको डिलीट कर दें, सर्वर खाली होगा, बिल्कुल एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। अब बात आ रही है जनरेट की। तो जनरेट में हमने सोचा है कि हम कुछ ऐसे वैल्यू एडेड कंटेंट जनरेट करेंगे, या जैसे आपसे वो एक छोटी छोटी टिप्स मैंने सीखी कि भाई आप बत्तियां बंद करके रखो, जितने बल्ब है उतने ही लगाओ, अननेसेसरी स्टफ़ शूट ही मत करो। तो वो वाली चीज़ों को लेके, अवेयरनेस ड्राइव को लेके हम हमारा कंटेंट जनरेट करेंगे। तो ये इस पॉडकास्ट से पर्टिकुलरली मैंने सीखा कि हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति कर सकता है, और यही खास बात है। पर्यावरण सबसे मिलके बना है, हम सब उसको बिगाड़ने में जिम्मेदार हैं, और उसको सुधारने में हम सबका हाथ होना ही पड़ेगा। ये सिर्फ पॉलिसी बना के, नियम बना के, टेक्नोलॉजी से नहीं होने वाला है, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। और जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ बहुत सरल है, बहुत सिंपल, क्योंकि कुछ ना करना सॉल्यूशन है। मैं मतलब बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करो, सिंपल लग रहे हैं वो। एग्जैक्टली, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट, मैं तो बोल ही ना आप पैसा लगाओ, मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ मत करो, और उल्टा कपड़े मत करो, और पैसा बचेगा, कार्बन एमिशन बचेगा, देश का पैसा बचेगा, पर्यावरण बचेगा, ग्लोबल वार्मिंग बचेगी, भविष्य बचेगा। इसलिए कुछ ना करना ही क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन है। और हमेशा अध्यात्म में कहते हैं ना, जीवन में सबसे गहरा आनंद गहरे ध्यान से आता है ना, बाकी सबसे नहीं आता। आपने सच में गहरा ध्यान किया हो, आपको पता लगे कितना गहरा आनंद आता है। तो गहरे ध्यान में हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, वैसे ही बैठते हैं एकदम। वैसे ही पर्यावरण को ठीक करना है, क्लाइमेट को ठीक करना है, इंदौर क्लाइमेट मिशन को सफल बनाना है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है।
20% बिजली में कटौती करना है, हर व्यक्ति को, हर घर को करना। अच्छा, एक और मैं चैलेंज देना चाहता हूँ, हर व्यक्ति जिसने अब सुना है और समझा है, वो चूंकि इंदौर सबसे मिलके बना है, तो सिर्फ हमें और आपके कम करने से काम नहीं चलेगा, पड़ोसी ने किया तो उसका भी फर्क पड़ेगा। हर व्यक्ति 10 लोगों की जिम्मेदारी ले, 1 पे 10 11 हमारा एक मिशन का 1 पे 10 11। एक आप खुद करो और 10 लोगों से और करवाओ, और हर व्यक्ति जो सुन रहा है वो काम कराए। और सिर्फ लोगों को बोलने से बिजली कम नहीं हो जाती, उनको बार बार बात करना पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा कि भाई करो भाई करो। तो 10 लोगों से करवाएंगे तब एक सब लोग इंदौर के इन्वॉल्व होंगे, तब जाके इंदौर एक विश्व में नंबर 1 शहर बनेगा। मतलब आपने एक वो टीम बना दी है 11 प्लेयर्स की, मतलब हाँ, वर्ल्ड कप भी 11 प्लेयर्स की टीम ही जीत पाती है। बिल्कुल। तो हमको इस मिशन को पूरा करना है, तो 11 लोगों को एक साथ वो चीज़ करनी होगी, और अगले 11 को वो 11 की चेन बनाते जाना पड़ेगी। अब मैं कल से हमारा जो एक एड स्पेस आता है दैनिक भास्कर में, आपकी मैं लाइन यूज़ करूँगा, अपने 11 की टीम बनाओ, बिजली बचाओ। नहीं सर, हम लोग तो इंदौर के लिए हमेशा रेडी हैं, और हमारा मोटिव सिर्फ इंदौर के लिए काम करना है। और क्योंकि मुझे पता है इंदौर से जो चेंज निकलेंगे, जो चीज़ें निकलेंगी, या जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से शेयर करेंगे, स्वच्छता इज़ अ प्रूवन मॉडल। उसने एक अक्रॉस दी ग्लोब हमारे इंदौर की एक जो ब्रांड वैल्यू बनाई है, या जो एक इमेज बनाई है, वो पॉजिटिव बनाई है। और आप भी उससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं, और इसीलिए आपने 100 दिन, मैंने शायद ही कोई ऐसी सिटी होगी जहाँ आप 100 दिन रुके होंगे। तो आप अगर यहाँ रुके हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ के लिए वर्कआउट करेंगे। तो एक लास्ट मैसेज सर जो इंदौर के लिए और टीम इंदौर टॉक के लिए होगा। वेल, मैसेज इतना ही है कि बहुत अच्छा अवसर है ये इंदौर क्लाइमेट मिशन, इंदौर को विश्व में नंबर 1 बनाने का, और विश्व में नंबर 1 बनेगा, इतिहास बनेगा। हम रिक्वेस्ट है कि हम सब मिल के पूरा जी जान लगा दें। फरवरी का महीना बचा है, फरवरी 2025 का बिजली का बिल फरवरी 2024 से कम आना चाहिए, पूरे शहर का कम होना चाहिए। यदि हम सच में कम कर पाएँ तो हम इसको रोल मॉडल के रूप में पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों को प्रेजेंट करेंगे, प्रधानमंत्री को प्रेजेंट करेंगे, यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट करेंगे। तो एक बहुत अच्छा अवसर है, और महापौर जी और हम हमेशा महसूस करते हैं, मैं खुद महसूस करता हूँ कि इस जैसे मिशन को यदि कोई सफल कर सकता है तो इंदौर ही कर सकता है, इंदौर वासी ही कर सकते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें पूरा जी जान लगा दें, फरवरी के महीने में अपने 11-11 लोगों की टीम बनाएं, और वो 11 सब लोगों की टीम बनाएं, और कोई भी व्यक्ति ना छूटे। मतलब हर व्यक्ति किसी न किसी 11 की टीम में होना चाहिए। और काम सिंपल है, बिजली की फिजूल खर्चे को कम करना है, कार्बन उत्सर्जन कम करना है, और इंदौर को विश्व में नंबर 1 बनाना है। सर के मैसेज में मैं एक लाइन और ऐड करूँगा कि हम 20% उसको कम तो करें, और जितनी अनयूज़ की जो चीज़ें हैं, जैसे अब फ्रिज तो कोई निकाल नहीं पाएगा, लाइट्स की अगर बात करें, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हम लोगों ने ज़बरदस्ती घर में लगा रखे हैं और वो कोई यूज़ के नहीं है, सिर्फ शो के लिए लगे, आप उनको भी निकाल दीजिए। तो उससे परमानेंट 20% इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाएगा। और मैंने इतने अच्छे लोग, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ, टाइम भी हो रहा है, कि एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, बोले सर इंदौर क्लाइमेट मिशन के बारे में पता चला और आपको मैंने सुना, और मैंने अपने घर में AC निकाल के बाहर कर दिया, गीज़र निकाल के बाहर कर दिया। हाँ, और उन्होंने फ़ोटो भेजे। एक दर्जी का फ़ोन है, हमारा आकाशवाणी में लाइव सेशन चल रहा था, एक दर्जी का फ़ोन है, बोले सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मैं दर्जी हूँ, मैं कपड़े पर, मेरी प्रेस की दुकान भी थी, बोले जब से आपको मैंने सुना प्रेस की दुकान बंद कर दी। तो हमें आश्चर्य लगा, मैंने कहा आपको उनकी जॉब थी, उनकी जीविका थी, मैंने आपने ये कर दिया। बोले ठीक है सर, थोड़ा नुकसान चलेगा पर बच्चों का भविष्य तो बचेगा। ये सोच के साथ यदि हर इंदौर वासी जुड़ जाए कि मेरे बच्चों को जीने लायक धरती छोड़ के जाना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। ऐसी धरती जहाँ पर वो शुद्ध हवा को सांस ले सके, ऐसी धरती जहाँ पर वो बिना फिल्टर का पानी पी सके, और ऐसी धरती जहाँ पर बिना केमिकल का खाना खा सके। हर पेरेंट की सबसे पहली जिम्मेदारी, बच्चों को नहीं पढ़ाओगे ना चलेगा, बच्चों को कॉलेज नहीं भेजोगे चलेगा, जीने लायक तो छोड़े। और ये जाने अनजाने जो बिजली का उपयोग करते हैं उससे ये सब प्रदूषण होता है, हमको दिखता नहीं है, उससे होता है। इसलिए हर व्यक्ति इसमें भाग ले, बहुत सुनहरा मौका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर वासी पूरे फरवरी में ये मिशन छा जाए, सबकी ज़ुबान पे हो, सब लोग अपने 11-11 की टीम बनाएं और इंदौर क्लाइमेट मिशन और अब इंदौर को विश्व में नंबर 1 बनाएं। नहीं सर, डेफिनेटली इंदौर करेगा और आपको प्राउड फील कराएगा कि जिस एक यात्रा पे वो 11 साल की और वो 11-11 लोगों की जोड़ने की यात्रा पे आप निकले हैं, इंदौर आपको वो अचीव करके बताएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एट इंदौर टॉक। थैंक यू।